नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ यारो के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले ही अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello and welcome to Study for Civil Services. यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स 23-24 के लिए टेस्ट नंबर 24 पे आ गए हैं हम। देखिए, हिंदी के इंस्ट्रक्शंस आपको पॉज करके पढ़ने होते हैं, और इंग्लिश के भी आपको पढ़ने हैं इंस्ट्रक्शंस, जिससे आपको एग्जाम में जाके सबसे पहले क्या काम करना है, अनुदेशों का पालन जरूर करना है पढ़ के। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए। कुछ फेयर्स दिए हुए हैं, उत्सव दिए हुए हैं, डांस दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुलह कुल आपका मनाया जाता है आगरा में। ठीक है, ठीक है। ये चारकुला कहाँ का डांस है? ब्रज का। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। और जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पे है? ये आपका लखनऊ में है। तो आपका आंसर बी हो गया। दूसरा देखिए, आपको मिलान करना है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। नहीं, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी, कोई नहीं। ये आपको बर्ड सैंक्चुरीज और डिस्ट्रिक्ट से मिलान करना है। ये मिसप्रिंट हो गया, इसको भूल जाओ। इधर इंग्लिश वाले में, हिंदी में तो हिंदी वाले में तो ठीक दे रखा है। चलो मैच करो। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? हरदोई में है। बखीरा कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। ओखला कहाँ पे है?
ओखला आपकी गौतम बुद्ध नगर में है और समन कहाँ पे है, मैनपुरी में। थर्ड देखो, आपको गलत चुनना है। अब ये फिर से आपसे पूछ रहा है अलग अलग वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो गलत वाला चुनना है हमें। तो हम देखेंगे साथ साथ, चंद्रप्रभा कहाँ पे है, चंदौली में, और ये जो है ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्टेट का, बिल्कुल ठीक है। सुहागी बरवा जो है वो राज्य का नवीनतम घोषित है, ऐसा इसने बोल रहा है। सुहागी बरवा जो है आपका, ये आपका महाराजगंज में है, 1987 का है। और न्यूएस्ट आपका जो है वो सुहेलवा है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पे है ये। तो ये आपका गलत हो गया, बी आपका आंसर हो गया। हस्तिनापुर आपकी सबसे बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मतलब मिक्स पड़ता है ये जगह। और महावीर स्वामी आपका सबसे छोटा है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा है। महावीर स्वामी आपका कहाँ पे है, ललितपुर में, तो ये ध्यान रखना। अब देखो फोर्थ सही आपको चुनना है, क्या कह रहा है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो है वो चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है। सर विलियम मुइर ने इसकी स्थापना की थी 1887 में। बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय 1916। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान 1875। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1996 में हुई थी स्टैब्लिश पार्लियामेंट के एक एक्ट से। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। फिफ्थ देखो, आपको मैचिंग करनी है, अलग अलग मेले दिए हुए हैं और वो कहाँ कहाँ लगते हैं, फटाफट देखो। कंपिल लगता है आपका फरूखाबाद में, सरधना लगता है आपका सरधना मेरठ में, देवी पतन का मेला लगता है बलरामपुर में, बसंत गंगा लगता है गढ़मुक्तेश्वर में, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ देखो, आपको सही चुनना है। कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, वो कहाँ लोकेटेड है ये देखना है, आपको सही चुनना है, ठीक है। तो भारतीय अनाज भंडारण वाला आपका हापुड़ में है, ये तो मैं कई बार टेस्ट में करा चुकी आपको। हथकरघा आपका वाराणसी में है। सांस्कृतिक संपदा वाला आपका लखनऊ में है, तो सी तो आंसर हो गया। और पल्प एंड पेपर रिसर्च आपका सहारनपुर में है। सेवेंथ देखिए, आपको अब आ गया ये देखो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स वाला मैचिंग करनी है, करिए खेल और संबंधित जिला, बी आपका आंसर हो जाएगा। देखें तो अगर हम, वेट लिफ्टिंग आपकी मिर्जापुर की है, तैराकी आपकी पीलीभीत की है, तीरंदाजी आर्चरी आपकी सोनभद्र की है, निशानेबाजी आपकी बांदा की है, शूटिंग। एट, अब एक जनपद एक उत्पाद मैच करना है आपको, कीजिए। डी इज योर आंसर। सहारनपुर का है आपका वुड क्राफ्टिंग, और सिद्धार्थनगर का है आपका काला नमक चावल, ब्लैक कलर का होता है। रायबरेली का है वुड वर्क, और बुलंदशहर का है सिरामिक उत्पाद। नाइन्थ देखिए, सही आपको चुनना है। अलग अलग वाइसरॉयज दिए हुए हैं, उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था आपको सही बताना है। तो वेलेस्ली के टाइम पे ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी 1802 में। विलियम बेंटिक के टाइम पे ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 में। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पेशवा के पद की समाप्ति हुई थी 1853 में। आंसर इज ए। 10th देखिए, आपको सही चुनना है। क्या कह रहा है, सिविल सर्विसेज का जो क्लासिफिकेशन हुआ था शाही प्रांतीय अधीनस्थ में, वो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में हुआ था। नारायण मल्हार जोशी 1911 सोशल सर्विस लीग से संबंधित हैं। 1900 में ओडिशा के डाबर क्षेत्र में खोंडा डोरा अभियान शुरू किया गया था। सी आपका आंसर हो गया। तीसरा क्यों गलत हुआ, ये विशाखापट्टनम का है, विशाखापट्टनम, ठीक है, खोंडा डोरा डाबर रीजन। 11th देखिए, सही चुनना है आपको। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, वो सबसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था रोमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। 1843 में लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे सिंध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। और 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने सिक्किम, ऐसे याद किया करो, 1861 सिक्किम कब्जे में आया, टाइम पीरियड था लॉर्ड कैनिंग का। दूसरा तीसरा सही है, पहला क्यों गलत हुआ, ये हाँ सही पूछ रहा है ना, एक सेकंड, ठीक ठीक ठीक, हाँ ये 1896 में कलकत्ता सेशन में गाया गया था। रहीमतुल्ला एम सयानी थे अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष गलत हो गए, रोमेश चंद्र दत्त नहीं थे। 12th देखो, सही चुनना है आपको। फिरोज शाह मेहता एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, बॉम्बे क्रॉनिकल, 1910 में। महात्मा गांधी का अखबार था इंडियन ओपिनियन, और एक था वंदे मातरम बिपिन चंद्रपाल का, 1905 में प्रकाशित होता था। बताना है, ये भी सारे सही हैं। 13 देखिए, आपको सही चुनना है। एक न्यूज़पेपर होता था संध्या,
ठीक है, इसको एडिट करते थे ब्रह्मबंधक उपाध्याय 1906 में। सेवा समिति प्रयागराज में बनी थी 1914 में, हृदयनाथ कुंजरू ने इसकी स्थापना की थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को हम गवर्नर जनरल, नहीं, गवर्नर जो था बंगाल का उसको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जानने लगे थे। ये भी आपका सही है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, फिर वाइसरॉय बनेगा, अलग अलग एक्ट से, वो भी ध्यान रख लो। मैच करना है आपको, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ। तो ए आपका ठीक हो गया। नहीं नहीं, एक सेकंड, मैच कर लेते हैं साथ में ही। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे रेलवे बोर्ड बना था, और 1905 में लॉर्ड कैनिंग का टाइम था, पुलिस डिपार्टमेंट बना था। इसका ईयर क्या था? 1861 था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे मॉन्टेगू की घोषणाएं हुई थी 1917, तो जानते होंगे आप। मेयो का डिक्लेरेशन था 1872 का। तो बी आपका आंसर हो गया, बी। 15 देखो, सही चुनना है आपको। चार्टर एक्ट था 1813 का, जिससे कंपनी का जो एकाधिकार था चीन के साथ और चाय के व्यापार का, वो हटा दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1858 से हटा दिए गए थे। 1833 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरियों को परमिशन मिली थी भारत आके क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने की। सिर्फ बी ठीक है, क्योंकि ये इंटरचेंज है। ये 1833 का है, ये 1813 का है। 16 बताओ, करेक्ट चुनना है। बहरामजी मेरवानजी मालाबरी, इन्होंने बाल विवाह के अगेंस्ट एक संघ बनाया था। अविंद्रनाथ टैगोर ने काम किया था बाल विवाह के विरुद्ध, अगेंस्ट ही, मतलब चिकित्सीय मत दिया था उन्होंने। और जॉन फॉस्टर ड्यूल्स ने इंडिया की जो पॉलिसी थी स्वतंत्रता के बाद, तटस्थता की जो नीति थी, उसको अनैतिक बताया था। अक्षय कुमार दत्त ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो के मुख्य चित्रकार थे और संस्थापक थे। बी सही हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये आपके अक्षय कुमार दत्त हैं, अक्षय कुमार दत्त, AKD लिख देते हैं। और इंडियन सोसाइटी के जो चीफ पेंटर थे वो थे अबिंद्रनाथ टैगोर। 17 देखो, ये पूना समझौता की बात हो रही है। पूना समझौता 1932 में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। कौन पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर के साथ दूसरे सिग्नेटरी थे? सेकंड सिग्नेचर किसने किए थे? तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय ने, याद रखना। 18 देखो, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। 3 कांग्रेसी सदस्य थे, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सफात अहमद खान। 1946 को जो अंतरिम सरकार बनी थी, इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया था। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा सी। ए इज फॉल्स बट आर इज, नहीं, ए है इसका आंसर, ठीक है। एक सेकेंड, आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लियाकत अली, शुरू में क्या हुआ था, लियाकत अली को इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो 5 मेंबर थे जिनको फिर दी गई थी, इनको हटा के, इन्होंने तो रिजाइन कर दिया था, इनको फिर इंक्लूड कर लिया था, मतलब उनको करवाया था रिजाइन। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है फिर से। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे सब कुछ पूरा लड़ाई झगड़े के बाद राजेंद्र प्रसाद एंड में बने थे प्रेसिडेंट। महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद को सपोर्ट कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा था। तो बी आंसर है, ए सही है, आर गलत है। महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद को नहीं कर रहे थे सपोर्ट, महात्मा गांधी पिता भी सितारामैया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो फाइनली दोनों में से कोई नहीं बना और ऐसे राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है। सही चुनना है आपको। अनुशीलन समिति ये 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने स्थापित की थी। नदवातुल उलेमा आंदोलन, इसके लीडर थे मौलाना शिबली नुमानी। और भारत स्त्री मंडल प्रयागराज में बना था 1910 में बाय सरला देवी चौधरानी। ऐसे ही याद करना है आपको, ठीक है। ए हो जाएगा आंसर। 21 देखो, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है फिर से। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो अंतर है टाइम का, वो 2 घंटे है। भारत के सुदूर पूर्व अरुणाचल तथा सुदूर पश्चिम गुजरात के बीच 30 डिग्री का अंतर है। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। मतलब 30 डिग्री कितना हो गया, 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स कितना होता है, 2 घंटे। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट का डिफरेंस, ये रट लो बिल्कुल। 22 सही चुनना है आपको। 8 डिग्री चैनल किसको कनेक्ट करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। डनकन पैसेज से क्या अलग होता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय और मालदीव। और
कच्छ में है गुहार मोती, आप जानते हैं ये पश्चिमी बिंदु है इंडिया का। 2 और 4 सही है बिल्कुल। ये आपका इंटरचेंज हो गया, ये 9 डिग्री चैनल की बात हो रही है और ये 8 डिग्री चैनल की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। 23 सही बताना है आपको। काराकोरम जो है वो सबसे उत्तरी पर्वत है इंडिया का, और लद्दाख पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी है जो चीन में है। जास्कर जो है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण और महान हिमालय के उत्तर में है। लद्दाख पर्वत श्रेणी जास्कर और नुब्रा नदी की घाटी के बीच में स्थित है। तो बी हो जाएगा 1 2 3 ठीक है। जास्कर जो है वो लद्दाख के तो साउथ में है और ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में है, ठीक है। और जो इस क्वेश्चन में बात हो रही है लद्दाख माउंटेन और जस्कर के जो बीच में घाटी है वो आपकी इंडस रिवर वैली है वहां पे। 24 देखिए सही चुनना है आपको। लद्दाख, पीरपंजाल, जस्कर, रोहतांग, जोजिला ये सब पंजाब हिमालय का पार्ट है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू ये नेपाल हिमालय में आता है। और भागीरथी, यमुना जो निकल रही हैं वो कुमाऊं हिमालय से निकल रही, ये बिल्कुल ठीक है। 25 देखो आपको सही चुनना है। सैडल पीक, सैडल हिल भी कहते हैं इसको, ये नॉर्थ अंडमान में है। माउंट थुलियर मिडिल अंडमान का सबसे ऊंचा पॉइंट है। माउंट डियावोलो निकोबार का सबसे ऊंचा पॉइंट है और माउंट कोयाब साउथ अंडमान का सबसे ऊंचा स्थान है। ये पूरी रेंज है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट और 4 ठीक है। ये तो बात हो रही है डियावलो की और ये बात हो रही है थूलियर की, इसको और इसको इंटरचेंज कर लो। 26 आपको मिलान करने हैं रेंजेस और किस दर्रे में वो रेंज लोकेटेड है। तो पीर पंजाल बानेहाल में है, जस्कर आपका फोटुला में है, वृहत हिमालय आपका जोजिला और लद्दाख आपकी खारदुंगला। तो आपका आंसर ए हो गया। 27 अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद लाती है, मैदानी इलाकों में इसको जमा कर देती है, इसका मार्ग खुद का इधर उधर ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है ये। 28 देखो सही आपको चुनना है यहाँ पे। रवि नदी का ओरिजिन रोहतांग पास से है, चंबा हिल्स, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। शारदा नदी कहां से आ रही है? मिलाम ग्लेशियर से आ रही है, जहां पे उसको गौरी गंगा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट चेमयांगडुंग ग्लेशियर, हिमनद ग्लेशियर को कहते हैं। बी सही हो गया, सेकंड थर्ड। दूसरी पहला वाला क्यों गलत हुआ? ये रावी नदी का जो है वो रोहतांग पास से है आपका, यहाँ कुल्लू, यहाँ पे है आपका कुल्लू हिल्स, कुल्लू की पहाड़ियों से, ना कि चंबा। 29 देखो आपको सही चुनना है। वाटर कोर, शलजम में वाटर कोर रोग लगता है मैंगनीज की कमी से। फूलगोभी में विपटेल लगता है मॉलिबेडनम की कमी से। चुकंदर में हार्ट रॉट लगता है कैल्शियम की कमी से। गाजर में कैविटी स्पॉट लगता है बोरॉन की कमी से। कितने सारे क्वेश्चंस आप ये कर चुके हो अब तक। फर्स्ट सेकंड सही है। हार्ट रॉट बीटरूट में लगता है बोरॉन की कमी से और ये कैल्शियम की कमी से लगता है गाजर में। सी ए से कैरेट, सी ए से कैल्शियम, ऐसे याद कर लो। सही मिलान करना है आपको। ये गलत छप गया है, बिल्कुल छोड़ दो इसको, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन और लोकेशन दी हुई है, आपको बताना है कहाँ पे है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, सिंपल है ये। नरोरा एकदम यूपी में है, काकरापार गुजरात में है, कैगा कर्नाटका में है। कुछ है ही नहीं इनमें, एकदम छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। करेक्ट ऑप्शन, आप भी तो छोटे बच्चे ही हो, है ना। मैक संख्या क्या है? इसका उपयोग समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में ध्वनि की गति की तुलना में विमान की गति कितनी है उसको मापने के लिए करते हैं। 1 माइक्रोन 1/10,000 मिलीमीटर के बराबर रहता है और नॉट गति की इकाई जो समुद्री मील प्रति घंटे के बराबर रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी है इसका, फर्स्ट और थर्ड सही है। देखिए जो ये है ना आपका ये 1/1000 मीटर मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है, ना कि 10,000। 32 अब फिर से ये आपसे पूछेगा कितने किस में क्या है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर्स हैं और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने बराबर होती है मीटर्स के? 1.495 इंटू 1011। देयर आर 3.26 लाइट ईयर्स इन 1 पार्सेक और एक बार कितना होता है? 10 डाइन्स स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका डी हो गया, ये होता है 10 6 डाइन्स, ठीक है। 33 ये जो
थोड़ा साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो ज्यादा आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पर ठीक है जनरल साइंस है, आप इतना पढ़ के जाइए, हो जाएगा। असर्शन रीजन, जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में थोड़ा सा प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर को उठता है, लवणता के कारण समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से ज्यादा होता है। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। ठीक, 34 पे आ गए हम। सही हमको चुनना है। किसी वस्तु का आयतन बदलने पे उसका घनत्व मतलब के वॉल्यूम चेंज होगा, डेंसिटी सेम रहेगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार पहले की अपेक्षा जो है कम रह जाता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम के सिद्धांत पे काम करते हैं। बताना है आपको कौन सा सही है। पहला और तीसरा सही है। देखिए, जब कोई बबल है एयर का, वो राइज करता है बॉटम ऑफ द लेक से, ऊपर आता है तो उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस। याद रखिएगा इस चीज को। 35 देखिए, सही चुनना है आपको। कॉनकेव नतोदर दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? कार की हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष यानी कि नियर साइटेडनेस दूर करने के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें स्काई जो है वो ब्लू नजर आता है। तीनों बातें ठीक है। 36 देखिए, गलत चुनना है आपको। ग्वावा और खट्टे सेब, करौंदा, लौकाट, ये सब जो होते हैं इनकी जली बनती है, ठीक है। और घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है? ब्यूटेन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक अपघटन से उत्पन्न जो गैस होती है उसको हम बायोगैस कहते हैं। कौन सा आपका गलत है इसमें से? कोई गलत नहीं है। सही चुनना है। ये बात कर रहा है सीटेन नंबर की। ये डीजल कैसा है उसकी पता चलती है सीटेन संख्या से। ग्लिसरॉल एक कार्बोनिक यौगिक है, इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन गंधहीन गैस है, इसमें नाइट्रोजन जो है वो 80% होता है करीब। ध्यान से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो, थर्ड गलत हो जाएगा भाई। मीथेन होता है नेचुरल गैस में जो सबसे ज्यादा होता है 80% करीब, वो मीथेन होता है, नाइट्रोजन थोड़े ना होता है। 38 देखिए, अब आपका सेंसस का क्वेश्चन है, आपको गलत चुनना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी और विश्व की जनसंख्या क्या? 17.5% इंडिया में रहते हैं लोग बाग। न्यूनतम जनघनत्व वाला यूटी, यूटी समझते हैं, यूनियन टेरिटरी, अंडमान है। और भारत के सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम था। सारे सही हैं। सेंसस के क्वेश्चंस कम से कम जो टेस्ट में आए वो सारे प्रिपेयर कर लो। फिर से आगे आपका यही, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, सेक्स रेशियो केरल सबसे ज्यादा का, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी केरला का है, और सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि है मेघालय की है। क्या हो जाएगा आंसर? ये भी आपके सारे सही हो जाएंगे। 40 देखिए, अब आपको मैंने बताया था ना पंजाब बना है 5 नदियों से, तो यहाँ दोआब दिए हुए हैं, वो किस किस नदी से मिलके बना हुआ है ये आपको बताना है। देखो, छज, देखो ये इंग्लिश में याद करना तो आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है। इंडस और झेलम नहीं है, इसको गलत कर दो। इंडस और झेलम है सिंधु सागर दोआब, तो वो आपको ऐसे याद हो जाएगा, सिंधु सागर दोआब का है ये, ठीक है। रचना, रचना रवि और चिनाब। बारी, बी ए और आर ए, बी ए से ब्यास और आर ए से रावी, ठीक। और बिस्ट, बिस्ट आपका ब्यास और सतलज, तो आपका पहला गलत हो गया, सी सही हो गया, ठीक है। और एक और द्वाब होता है इसमें, हाँ छज, छज जिसके बीच का होगा ये देखो, ये सी एच से बनेगा आपका चेनाब और झेलम, ठीक है। तो पहले झेलम लिख लो प्लस चेनाब, इसको ऐसे याद कर लो, और सिंधु सागर अलग से याद कर लो। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1995 का है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने। रेड डेटा बुक को कौन पब्लिश करता है? IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। बी हो जाएगा आंसर। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है। ये सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं क्रोनोलॉजी में बहुत बार पूछता है। गलत चुनना है आपको। महाराष्ट्र में वर्धा जिले के हिंगानी के पास पड़ता है बोर टाइगर रिजर्व, ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता को इन सीटू संरक्षण के माध्यम से बनाए रखा जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। फर्स्ट और थर्ड सही है। अब देखो, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गलत चुन रहा है ना, हाँ सेकंड और थर्ड गलत हो गया, सॉरी। ये जो है ना आपका, ये सबसे छोटा है,
छोटा है ये सबसे। कौन सा? हिंगानी के पास है जो वर्धा में, बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो गलत चुनना था ना हमें इसमें, हाँ, तो सेकंड और थर्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी नेशनल पार्क्स में मेंटेन होती है इन सीटू, हाँ ये ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये हमारा पहला गलत हो गया, गलत पूछ रहा है तो हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा हमारा सही हो गया। 43 देखो, नवीनतम कृषि डेटा के बारे में आपको करेक्ट बताना है। कई बार मिसप्रिंट हो जाता है ऊपर नीचे, कोई बात नहीं। तो गुजरात सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक है, महाराष्ट्र सोयाबीन का है, कर्नाटका सूरजमुखी का, सनफ्लावर का है। बताओ आंसर। तो ये तीनों आपके ठीक हो गए। 44 देखो, सही आपको चुनना है। पंचायती राज सिस्टम जो है वो सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है सिवाय 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़ के। और 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और यूपी। ये क्वेश्चन हमने आपसे पहले नहीं किया है। दूसरा सही हो गया। पंचायती राज सब जगह है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़ के, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं। 45 देखो, छठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान इन आर्टिकल्स में दिए गए हैं? मैंने आपको बताया है ATMM, याद कर लो आप इसको। तो 1 और 4 हो जाएगा आंसर। ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे याद कर लो इसको। 46 सही मिलान करना है, यही छपा रहता है इधर। हिमनद और अवस्थिति, तो देखो ग्लेशियर्स कौन सा कहाँ लोकेटेड है। रीमो कहाँ पड़ता है आपका? रीमो पड़ता है आपका, रीमो ग्लेशियर सियाचिन में है आपका, सियाचिन एरिया में, लद्दाख। चोगोलुमा आपका काराकोरम में है, मिलाम ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में है, और रूपाल आपका कश्मीर में है। इंपॉर्टेंट है ये ग्लेशियर सारे। बी आपका आंसर हो जाएगा। 47 सही आपको मिलान करना है, कोई नहीं। सबसे ऊंची पर्वत चोटी और कहाँ पे वो अवस्थित है? देखिए, पॉज कर लिया करो तुरंत, मैच द फॉलोइंग आते ही एकदम पॉज हो जाना चाहिए। देखो जरा, बैलाडीला छत्तीसगढ़, पारसनाथ झारखंड, रियोपुरगिल है आपकी हिमाचल, और धूपगढ़ MP। 48 देखिए, आपको सही चुनना है। ये कुछ झीलें दी हुई हैं और वो कहाँ अवस्थित हैं ये आपको बताना है फटाफट। नाम देखो, फगुई बीन कहाँ पे है? माली में है, टिटिकाका पेरू बोलिविया, बैकाल रशिया में पड़ती है, बालकाश कजाकिस्तान, और इरी कहाँ पड़ती है? ये भी सही है, डी हो गया आंसर। 49 देखो, सही चुनना है आपको। क्या कह रहा है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन क्या है? माउंट देनाली, बिल्कुल ठीक। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा है आपका माउंट एकानागुआ, ये है। और अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा है माउंट विंसेफ, ये हो गया। और ओशियाना का है आपका पुंचक जया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही है, ये आपके इंटरचेंज्ड हैं। 50 देखो, सही चुनना है आपको। ये वॉल्केनोस ज्वालामुखी और वो कहाँ पे अवस्थित हैं बताना है आपको। देखिए फटाफट, कोटापैक्सी इक्वेडोर में है, माउंट एटना इटली में है, मोना लाओ हवाई में पड़ता है, और माउंट अंजन आपका पड़ता है जापान में। ये गलत हो गया भाई, जापान में पड़ता है, ठीक है। क्यूशू जो आइलैंड है उस पे पड़ता है ये, ठीक। बी हो गया आंसर। 51 पे आ गए हैं। गलत आपको चुनना है, इनकरेक्ट। सरहुल करके एक त्योहार मनाया जाता है न्यू ईयर पे, मुंडा उरांव हो जनजातियां मनाती हैं छत्तीसगढ़ की। मुंडा जनजाति झारखंड में रहती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, और भूटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास के लिए यानी कि सीजनल माइग्रेशन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला गलत हो गया, झारखंड की है ये, ठीक। 52 देखो, सही चुनना है आपको। कंट्री और कैपिटल, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी एग्जाम। बताओ जल्दी, सही कौन सा है? माल्टा की कैपिटल क्या है? वेलेटा। नमीबिया की क्या है? विंडहोक। ये सारी याद होनी चाहिए। बहामास की कैपिटल क्या है? नसाउ। और कोलंबिया की क्या है? बोगोटा। तो ये बताओ, ये किसकी कैपिटल्स दी हुई हैं? ये तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट करके, मैं याद रखूंगी, मैंने 3 क्वेश्चन मार्क्स बनाए थे। 53 वेस्ट बंगाल बॉर्डर किससे शेयर करता है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से।
त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लद्दाख सीमा किससे शेयर करता है? अफगानिस्तान से, चाइना से, पाकिस्तान से। बेसिक मैप का क्वेश्चन है, कुछ भी आ जाए, चाहे इंटरनेशनल बाउंड्री आ जाए कि स्टेट आ जाए, सारे सही होने चाहिए अब तक। करेक्ट बताइए। मिजोरम राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करती है एक पहाड़ी श्रृंखला जिसको कहते हैं बरेल की पहाड़ियां। लोंगवा गांव है मणिपुर में जो म्यांमार का भी हिस्सा है। सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं वो दक्कन पठार का भाग हैं और इनका विस्तार एमपी महाराष्ट्र तक देखने को मिलता है। भाई सिर्फ तीसरा सही है, पहला क्यों गलत हुआ? पहली बात तो ये जो हिल्स हैं जो स्टेट ऑफ मणिपुर को नागालैंड से अलग करती हैं, ये हैं आपकी बरेल हिल्स। और बरेल हिल्स जो है, ध्यान देना, ये हाईएस्ट हिल रेंज है असम की, ठीक है, याद रखिएगा। और लोंगवा जो है वो नागालैंड का पार्ट है, मणिपुर का नहीं है। लोंगवा नागालैंड में है जो म्यांमार के साथ भी, म्यांमार का भी हिस्सा है नागालैंड। 55 करो, सही चुनना है आपको। ओडिशा हाईलैंड्स को गरजात हिल्स के नाम से भी जानते हैं, उड़ीसा में मिलेंगी है। उत्तर प्रदेश बंगार जो है उर्वर भूमि है, उसको रोही कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहीं पे सेलुलर जेल भी है, काला पानी जिसको कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर है ए, सही चुनना था। ये राजस्थान की भूमि को कहते हैं रोही, राजस्थान रोही, दोनों याद रखना। और अंडमान जो ये सेलुलर जेल है ये उत्तरी अंडमान में नहीं है, ये साउथ अंडमान में है। देखो इतना भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 56 आपको सही चुनना है। डायनेस्टी, राजधानी और कौन उसके संस्थापक थे, यही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। तो ककातिया डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? अमकोंडा, नहीं वो थी अमकोंडा, और संस्थापक कौन थे? बेतराज प्रथम। होयसाल के थे होयसाल, द्वार समुद्र, नृपकामटू, तो हमारा बी हो गया आंसर। पाल राजवंश मुंगेर, संस्थापक थे गोपाल। और सेन राजवंश लखनौती और आपके संस्थापक थे समंत सेन, याद रखना। 57 सही आपको मिलान करना है। दिवस दिए हुए हैं, इनकी आपको थीम्स भी पढ़ के जानी है लेटेस्ट एग्जाम से पहले। एनवायरमेंट डे 5 जून को होता है, ओजोन डे 16 सितंबर को होता है, वाटर डे 22 मार्च को होता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लेटेस्ट थीम बताइए जल्दी कमेंट करके क्या क्या है। गलत चुनना है आपको। रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो नेवासा से मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सार्थवाह का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, जिन्होंने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, पुनरुद्धार भी कराया था किसी ने, ये भी याद रखना। तो कोई गलत नहीं है इसमें से। कितनी बार हम कर चुके हैं सारी चीजें, कंस्ट्रक्ट किसने कराया, फिर पुनरुद्धार किसने कराया, ये ध्यान रखना है। करेक्ट क्या है? अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। अशोक को टाइटल मिला था धर्मराज का। कंधार में स्थित अशोक का शरह कुना शिलालेख है वो द्विभाषी है, ग्रीक और अरमाइक इसमें 2 लिपियां इस्तेमाल की गई हैं। सारा सही है ये। 60 देखिए, सही चुनना है आपको। जूनागढ़ शिलालेख कितना इंपॉर्टेंट है ये रुद्र दमन का है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र का पश्चिम भारत में विलय सिद्ध किया करता है, इस पे ऐसा लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त था। नालंदा ताम्रप्रत अभिलेख कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। ये भी आपके सारे सही हैं। 61 देखिए, सही आपको चुनना है यहाँ पे। किताब का नाम है मिलिंद पहनु, किसने लिखी है? नागसेन ने। इसमें कृषि कार्य के 8 विभिन्न चरणों का वर्णन है। दयाराम साहनी ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है। पुराणों के अनुसार गांधार पर शासन करने वाला पहला राजवंश था बृहद्रथ राजवंश। तो सिर्फ पहला सही है, क्यों? बाकी क्यों गलत हो गए? देखिए, राखलदास बैनर्जी ने कहा है द्रविड़ों को, राखलदास बैनर्जी, आर बैनर्जी ऐसे याद कर लेना। और पुराणों के हिसाब से पहली डायनेस्टी मगध पे शासन करने वाली थी, ये बताओ। अरे गांधार कहां से आ गया भाई? 62 देखो, सही आपको चुनना है। वरहामीर ने किताब लिखी है हस्तस्य आयुर्वेद। महर्षि पलकाप्य ने लिखी है पंच सिद्धांतिका। और FR एलिचिन ने उत्खनन किया था पिकलिहाल नाम की साइट का। और शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। 3rd और 4th सही है।
पहला क्यों गलत हुआ भाई? वराहमीर की किताब है पंच सिद्धांतिका, ये यहां ले आओ। और पलप्पक्या की किताब है, जो भी नाम है, ये आपकी है ये। ठीक, ऐसे है ये मामला। 63 सही चुनना है आपको। बलबन ने सिजदा और पाबोस की रीतियां शुरू की थी। चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं शेरशाह के बीच में, शेरशाह जीत जाते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी, फॉर अ चेंज। बिल्कुल ठीक है ये बातें। 64 गलत आपको चुनना है। सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में औरंगजेब और मुराद और दारा शिकोह की संयुक्त सेना के बीच में हुई थी। दारा शिकोह हार गया था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 शिवाजी और कचवाहा राज्य जयसिंह के बीच में साइन हुई थी। चंदावत की लड़ाई 1192 घौरी के बीच में और जयचंद्र के बीच में हुई थी। आंसर गलत हो गया सी। देखो, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुई थी 1194 में। ध्यान रखना, जयचंद जो है इसमें मतलब मार दिए जाते हैं, इनको मार देता है ये मोहम्मद गौरी। 65 गलत चुनना है आपको। औरंगजेब का जो बेटा था अकबर, उसकी मुलाकात संभाजी से, आपने देखी होगी ये मूवी अभी, कौन सी पिक्चर थी, छावा। तो 1681 में मुलाकात हुई थी पाली नाम के गांव में, तो संभाजी ने इनको प्रोटेक्शन दी थी इसमें। मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में। इसमें अंग्रेजों जीत तो गए थे लेकिन मुश्किल से जीते थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी 1330 में। सारी बातें सही हैं बिल्कुल। 66 देखो, सही आपको चुनना है। महमूद गजनवी पहला रूलर था दुनिया में जिसने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। अल बरूनी को पहला मुस्लिम भारतविद, इंडोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासक तुर्की जाति के चंगताई वंश के थे लेकिन भारत में उनको मुगल कहा जाता था। बिल्कुल ठीक बातें हैं ये भी। 67 देखिए, गलत चुनना है आपको। अब यहाँ पे कुछ संस्थान दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत दिया हुआ है। देखो जरा आंसर। तो बैक वाटर एक्वाकल्चर कहाँ पे है? चेन्नई में। और केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ पे है? रुड़की में। तो गलत तो बी हो गया आपका, ये रुड़की में है आपका। रुड़की कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और भूभौतिकी अनुसंधान है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। जूट प्रौद्योगिकी है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। गलत चुनना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं। तो ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, और 1947 में ये बनी थी, ये भी लिख लो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहाँ पे है? ये आपका है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसका ईयर है 1951, तो ये आपका आंसर भी हो गया ना। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का है आपका वियना, ऑस्ट्रिया, ईयर है 1966 और इसका है 1966 ईयर, दोनों का। ठीक है, इसका नवंबर है और इसका दिसंबर है, ADB का। 69 देखिए, 18th उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 की बात हो रही है। वनों से बाहर जो वृक्ष होते हैं, TOF जिनको कहते हैं, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वनों में सबसे अधिक वृद्धि हिमाचल प्रदेश में हुई है और दूसरी सबसे अधिक वृद्धि केरला में हुई है। तो बहुत बढ़िया, बातें ठीक हैं सारी। 70th देखिए अब आप। 18th यूपी, सेम रिपोर्ट, इनकरेक्ट आपको चुनना है। तो आप मुझे बताइए अब जरा कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। खुले वन सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? सोनभद्र, OF, ओपन फॉरेस्ट कहते हैं इनको। ठीक है, और सबसे कम खुले वन कहाँ पे हैं? भदोही में, ये भी ठीक है। और सामान्य सघन वन सबसे कम कहाँ पे हैं? ये हैं आपके बलिया में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सोनभद्र में, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। MDF बोलते हैं इनको। फिर से आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, TOF से औद्योगिक लकड़ी का संभावित उत्पादन प्रतिवर्ष 91.51 मिलियन मीटर क्यूब है और 2017 में बताए गए अनुमानों की तुलना में औद्योगिक लकड़ी के संभावित उत्पादन में वृद्धि हुई है काफी। और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल वृक्ष हरित आवरण 2023 में इतना अनुमानित किया गया है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये बिल्कुल ठीक है सारे। तो आप देख सकते हो, थोड़ा ये वाला इंपॉर्टेंट है, बस ये थोड़ा सा फिगर देख के चले जाना। 72 देखिए, 18th इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में आपको गलत चुनना है। तो देखेंगे हम, राज्यों में कृषि वानिकी में सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखी गई है वो महाराष्ट्र में देखी गई है। महाराष्ट्र में, तेलंगाना नहीं है। तो आपका आंसर तो मिल गया आपको और ये सही है। कार्बन स्टॉक देख सकते हो कितना इंक्रीज हुआ, ये देख सकते हो।
ये देखिए चीजें आपको खुद से, मैं आपको याद तो नहीं करा सकती ना, यहाँ पे आपको खुद से देखना पड़ेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता, मैं आपको सही चीजें बता सकती हूँ बस। यूपी बजट का क्वेश्चन है 25-26 के संदर्भ में आपको सही चुनना है। तो देखो आप, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक जो प्रदेश में नामांकन है वो 1.12 करोड़ का है, यूपी टॉप पे रहा है। और पहला ही रैंक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत, 9.57 करोड़ खाते खोले गए हैं। पहला रैंक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत 2.28 करोड़ नामांकन इसमें किए गए हैं। ए और सी दोनों सही है, बी कैसे गलत हो गया? बी क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 2.28 करोड़ तो इसमें है, और 6.52 करोड़ है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 6.52 करोड़ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और 1.12 करोड़ है आपका अटल पेंशन स्कीम में, ये भी ठीक दे रखा है। 74 देखिए, गलत चुनना है आपको, यूपी बजट का ही क्वेश्चन है ये फिर से। ठीक है, देख लो। मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना के तहत 225 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, और उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम के लिए 400 करोड़, और पीएम मित्र के लिए 300 करोड़ है। डी आपका आंसर हो गया, 300 करोड़, 300 मित्र 300। 75 केंद्रीय बजट। नाउ यूनियन बजट में आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे और राज्य को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। 1.5 मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंसेंटिव रिफॉर्म्स के लिए। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से दोगुनी बढ़ा के अब 1 लाख रुपए की जा रही है, बताना है आपको। तो ये सारे आपके सही हैं। 76 देखिए, 2025-26 यूनियन बजट नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये कितने करोड़ का आवंटन किस स्कीम के लिए किया गया है, सिंपल सी बात ये है। तो देख लो आप जरा, नेशनल आयुष मिशन के लिए 1275 है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग पीएम श्री के लिए 7500 इंपॉर्टेंट है बहुत ये, मत्स्य संपदा के लिए है 2465 वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज योर आंसर। और प्रधानमंत्री आवास के लिए है 19794। ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं बहुत, प्लीज एक बार इनको देख लेना। 77 में आपको सही चुनना है। तो देखिए जरा, गांधीयन प्लान कब शुरू हुआ था? 1944 में, ये यहाँ पे हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। बॉम्बे योजना 1944, सर्वोदय प्लान 1950 का था, और पीपल्स प्लान जन योजना 1945। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो गया, पहला गलत हुआ है ना केवल। ठीक, 78 कीजिए, करेक्ट बताना है आपको। देखो एक बार पॉज करके फटाफट। हिमाचल प्रदेश को जो टच कर रही है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है, छत्तीसगढ़ को सोनभद्र है, राजस्थान को मथुरा आगरा, और आपका यूपी की सीमा को टच कर रहा है जो देश, वो नेपाल है। तो ठीक है आंसर सारे। 79 देखिए, सही चुनना है आपको। अलग अलग थीम पार्क्स दिए हुए हैं, वो कहाँ पे हैं ये बताना है आपको। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पे है? ये सारनाथ में है, वाराणसी। लायन सफारी कहाँ पे है? इटावा में है। ये तो आप मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इतना पढ़ रही हूँ, आप अपने मन में आंसर सोच लो। मेगा फूड पार्क बरेली में है, बहेरी करके जगह है बरेली में। और टेक्सटाइल वाला है आपका कानपुर, ये ठीक हो गया। 80 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, टाइगर रिजर्व्स दी हुई हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इनका, कौन सी पहले बनी कौन सी बाद में है। दुधवा है 2010 की, अमनगढ़ है 2012 की, रानीपुर है आपकी 2022 की, और पीलीभीत है 2014 की। बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए 81st पे आ गए हैं हम। हमारा इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, आपको गलत बताना है। अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का जो जीएनपीए है वो घट के 2.6% आ गया है, जो पिछले 12 सालों में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत सितंबर 2024 तक 1068 योजनाओं के समाधान में 3.6 लाख करोड़ रुपए की आय हुई है, इनकम हुई है, मतलब बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो रेजोल्यूशन किया गया है। जीडीपी के अनुसार अनुपात में
बीएसई मार्केट पूंजी संग्रह दिसंबर 2024 के अंत में 136% रहा है और 2025 के पहले 9 महीनों में कुल एक्सपोर्ट जो रहा वो 16% वार्षिक वर्ष दर वर्ष मतलब बढ़ रहा है। तो डी हो गया आपका आंसर, 6% है ये, 6%। 82 आपको फिर से बताना है इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें जो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता 56.8% रही है। 2025 से 23 तक 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। वित्त वर्ष 2021 से 25 के दौरान सामाजिक क्षेत्र व्यय में 15% की ग्रोथ हुई है और सरकारी स्वास्थ्य खर्च 29% से बढ़ के 48% हो गया है। लोगों के कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 15-22 के बीच में घटी है, तो मतलब अच्छी बात है ये, है ना। तो ए आपका गलत हो गया क्योंकि ये 46.8% है फिगर। 83 देखो गलत चुनना है, फिर से आपको इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, कह रहा है भारत जो है वो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक है और जीवीए विनिर्माण में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका प्रतिशत 11% है। कपास, सिल्क तथा मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पे है और इंडिया की फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। आंसर आपका डी गलत हो जाएगा, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं है। 84 आपको सही चुनना है, ये कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए हुए हैं, उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है और मुख्यालय दिया हुआ है, सही बताना है आपको कौन सा है। तो वेटलैंड्स का 1996 है, ये है आपका वैगेनिंगन, ठीक है, ना कि वॉशिंगटन डीसी। तो ये आपने, ये कहाँ पे है, वैगेनिंगन आपका नीदरलैंड्स में है, ठीक। और आपका फिर वर्ल्ड वॉच जो है ये 1974 का है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। और आपका यूएनएफ 1972 कीनिया, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। 85 आपको गलत चुनना है। देखिए जब पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो अपघटक आते हैं, डिकम्पोजर्स इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं और कैल्शियम को वातावरण में छोड़ देते हैं। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति, ये इंडिया का 50% जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो यहीं पे है और भारतीय वन नीति 1952 के हिसाब से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन आच्छादित होना चाहिए, इट शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है। 86 देखिए आपको सही चुनना है, कह रहा है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को सतत दुर्गमताओं का प्रदेश कहते हैं, मतलब रीजन ऑफ एवरलास्टिंग डिफिकल्टीज। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से वेस्टर्न घाट सबसे समृद्ध है। सर्वाधिक जैविक विविधता उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदाय का मिश्रण कहलाता है बायोम या फिर जीवोम। ये सारे सही हैं। 87 देखिए आपको गलत चुनना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से समतापीय मंडलीय ओजोन की मात्रा बढ़ती है, सीएफसीज जो है वो ओजोन को इंक्रीज करते हैं। पौधों के परागणकन और बीजान रोगों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, पॉलन और स्पोर्स से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे गुलाब सूंघने से, फूल सूंघने से एलर्जी हो जाती है। ताजमहल के संगमरमर का पीला पड़ना अम्लीय वर्षा है कारण, एसिड रेन। सवाना बायोम विश्वतीय और मरुस्थलीय प्रदेश के बीच का संक्रमण स्थल है, ट्रांजिशनल जोन है। क्या कह रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है, पहला गलत हो गया आपका। देखिए ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिक्रीज करता है, बढ़ाता थोड़ी है, डिक्रीज करता है ओजोन। सही आपको चुनना है, क्लासिकल डांसेस दिए हुए हैं और कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई, आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है, केरला का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सत्रिय असम का है। तो सही कौन से हो गए आपके, थर्ड और फोर्थ सही हो गए बस। 89 देखिए आपको फिर से सही चुनना है, पुस्तकें दी हुई हैं और उनके लेखक, पॉज करके आपको सॉल्व करना है और हम साथ में सॉल्व करेंगे। डास कैपिटल कार्ल मार्क्स की लिखी हुई किताब है। हाउ टू पे फॉर वॉर जॉन मेनार्ड कीन्स की है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल की है। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जॉन रॉबिन्सन की है। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है। 90 देखिए क्या कह रहा है, कमिटीज दी हुई है संविधान सभा की और उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। देखिए तो आपका जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस था उनके के एम मुंशी थे और कमिटी ऑन कंडक्ट ऑफ बिजनेस के जीवी मावलंकर भी थे, ठीक है। और संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे और प्रत्यपत्र क्रेडेंशियल्स के थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सारे सही हैं।
अब ये मैचिंग करना है आपको, प्रोविजंस और कौन से पार्ट में आता है। बी आपका आंसर है। सिटीजनशिप सेकंड में आता है, संघ राज्य क्षेत्र आपके आते हैं पार्ट 8 में, और पंचायतें आती हैं 9th में, निर्वाचन आता है 15 में सॉरी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का है, जो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान भी है। भारत में न्याय समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है, और जो प्रस्तावना है वो भारत को एक पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर स्टेट के रूप में आइडेंटिफाई करती है। बिल्कुल ठीक बातें हैं ये। 93 आपको सही चुनना है। देखिए, पुलिस हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारे के सारे राज्य सूची के सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको, रेडियो, टेलीविजन, ये सब, और यूनियन लिस्ट के दिए हुए हैं यानी कि संघ सूची के दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। तो सिर्फ ए सही हो गया। देखिए, रेडियो, टेलीविजन, स्टॉक मार्केट, पोस्ट ऑफिस, ये सब आपके यूनियन लिस्ट के हैं और ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। मैच करने हैं आपको, आर्टिकल्स की मैचिंग कीजिए। अब अच्छा क्वेश्चन है ये सबका सही होना भी चाहिए। बी आपका आंसर है इसका। 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 17 कहता है आपका अस्पृश्यता का अंत, 18 कहता है उपाधियों का अंत, और आपका 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। सेक्युलर जो शब्द है वो 42 संशोधन से जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर, मद्रास के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड को मिला के केरला बना के अलग किया गया था। 44th अमेंडमेंट से संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स की सूची से हटा दिया गया था। ये भी सही है। और अब ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ये एक लीगल राइट है। सही बताना है आपको। 200 आर्टिकल क्या कहता है कि अगर कोई बिल राज्य विधानमंडल ने पारित कर दिया है, राज्यपाल के पास भेज दिया है, तो राज्यपाल अपनी सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के लिए उसको रख सकते हैं। 161 क्या कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले विषयों के तहत किसी अपराध के लिए किसी दोषी व्यक्ति को सजा सुना दी गई है, लेकिन उसको निलंबित, क्षमदान या लघुकरण या परिहार का आदेश दे सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड का मामला जो है वो गवर्नर के पास नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है। 97 में आपको सही बताना है। ये हम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। 92nd सीए से क्या जोड़ा गया, BDMS, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। 71st से नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, और 21st से सिंधी भाषा को जो है स्टेट लैंग्वेज का यानी कि राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। जिसने कहा पहले गलत हो रहा है, ये बार बार इसको रिवाइज कर लो, पॉज करके 2 बार रिवाइज करो, 4 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। करेक्ट बताना है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, CDP जिसको कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है ये 1953 में शुरू किए गए राज्य विस्तार योजना को पुनर्गठित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। 243F क्लॉज 1 क्या कहता है, कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार है। 243E क्लॉज 3 सब क्लॉज B क्या कहता है कि पंचायत अगर विघटित हो गई है तो 6 महीने आप इलेक्शन दोबारा से कराइए फ्रेश। ये भी आपके सब सही हैं। 99 देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। और जो वोटर लिस्ट है वो कौन प्रिपेयर करता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स का टाइम पीरियड कितना है, 6 साल या 65 साल। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आमतौर पर राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति लगाते हैं। ध्यान से करना है क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में सारी चीजें सही दी हुई हैं, ठीक है। 100 देखिए, अब आपको क्रोनोलॉजी में इनको अरेंज करना है। पहली बार जनगण मन कब गाया गया, वंदे मातरम कब गाया गया। तो अभी तो आप ऊपर एक क्वेश्चन में करके आए हो, जनगण मन कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन में। वंदे मातरम गाया गया था 1896 में कलकत्ता सेशन में। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ जो आया वो 26 जनवरी 1950। ए आपका आंसर है।
101 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रनर्स ग्लैंड जो है, ब्रूनर की जो ग्रंथियां हैं पाचन तंत्र के एक भाग में पाई जाती हैं जिसे ग्रहणी कहते हैं, ड्यूडेनम। प्रोटीन और वसा का पाचन पेट में शुरू हो जाता है और प्रोटीन का पाचन बृहदांत्र में समाप्त होता है। कहाँ होता है? कोलन में समाप्त होता है। हार्मोन जो आपका सेक्रेटिन है वो ग्रहणी द्वारा निर्मित होता है जो अग्नाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य अपचित भोजन से पानी को अवशोषित करना है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। मैच करना है आपको, ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं। पपीता पीला क्यों है? कैरीजेंथिन की वजह से। गाजर लाल क्यों है? एंथोसाइनिन की वजह से। हल्दी पीली क्यों है? करक्यूमिन की वजह से। लाल क्यों है मिर्च, लाल वाली? कैप्सैंथिन की वजह से। ठीक है, बी है आंसर। 103 में आपको इंसेक्ट्स और वो क्या रोग संचारित करते हैं इसकी मैचिंग करनी है, कीजिए। बी है आपका आंसर। ग्लॉसिना पेल्पेरा स्लीपिंग सिकनेस, खटमल से होता है चगारा, और एनोफ्लीज जो मादा होती है उससे मलेरिया होता है, और मादा एडीज इजिप्टी से पीत ज्वर यानी येलो फीवर होता है। 104 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे 1628 में। क्रेब्स चक्र की खोज की थी हैंस क्रेब्स ने 1937 में। और एजी टैंसले को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जनक। और कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर को क्या माना जाता है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। ये भी आपके सारे सही हो गए। आपको एसिड और उनके यूजेस मैच करने हैं, बताइए। बी आंसर। कार्बोनिक एसिड कहां पे होता है? रक्त और उत्तकों में। एसिटिक होता है सिरके में। प्रोपोनिक होता है फूड स्टोरेज में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और आपका हाँ ठीक है, बॉडी ओडर में, देहगंध में, और ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में। 106 देखिए, एक्वा रिजिया जो है वो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशियो होता है। लिटमस घोल थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से निकाला गया बैंगनी रंग का रंजक है। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की अलग अलग होती है। एवोगाड्रो के नियम के हिसाब से समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। आंसर आपका डी हो गया इसका। 107 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए एक पेन शुरू किया है? परमानेंट एजुकेशन नंबर। कौन से स्टेट ने किया है? ये किया है बिहार ने। 108 देखेंगे, अभी कह रहा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अभी एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है टूरिज्म मित्र और पर्यटन दीदी। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने अभी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप करी है कि क्लाइमेट चेंज वगैरह का डेटा इकट्ठा करेंगे। टेक महिंद्रा ने अभी एमओयू साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के साथ एआई मशीन लर्निंग इन सबको बढ़ावा देने के लिए। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ये सब सही दे रखे हैं बिल्कुल। 109 सही आपको चुनना है। इंडिया ने 39th रैंक हासिल की है 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 133 अर्थव्यवस्थाओं में से। लेबर मिनिस्ट्री और अमेजोन ने पार्टनरशिप किया है, एमओयू साइन किया है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए। सीएजी जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको चेयरमैनशिप मिली है, किसकी अध्यक्षता करेंगे वो? एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की। ये भी आपके सब सही हैं। अब आपको मैचिंग करनी है, देखिए डेज दिए हुए हैं और वो कब मनाए जाते हैं। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। हिंदी दिवस है आपका 14 सितंबर का, ओजोन दिवस 16 सितंबर और शांति दिवस है आपका 21। सी आपका आंसर है। इनकी आप थीम्स भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। करेक्ट आपको चुनना है। सीएजी जो हैं उनको चेयरमैनशिप मिली है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की, अभी हमने ऊपर देखा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स ने अभी क्लाइंब किया है, गोरचिन रेंज है, तवांग वेस्ट में पड़ती है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, और देखिए काफी ऊंचाई पे है ये। थाईलैंड के ऐतिहासिक विवाह समानता विधेयक ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति दे दी है, मतलब गे कपल्स कैन मैरी नाउ। डी सब सही है। 112 देखेंगे,
17 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने एमपी के सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHAR का उद्घाटन किया है? तो ये आप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये किया था आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, याद रखिएगा आप, ठीक। चलिए, 5 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिका के बाद WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये अर्जेंटीना बाहर निकल रहा है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन बने हैं नए। अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बने हैं और अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं मनोज मित्तल। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान। डी हो गया आंसर। 115 देखिए, 3 फरवरी 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं डॉक्टर राजेश गोखले। इन्होंने हरियाणा के किस शहर में एक ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट गर्भिणी दृष्टि नाम से जो है वो शुरू किया है? कहां पे शुरू हुआ है ये आपका फरीदाबाद में शुरू हुआ है। 8 फरवरी 2025 को अमित शाह जी के अनुसार भारत सरकार ने किस तिथि तक देश के नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है? तो ये 31 मार्च 2026, प्लीज डेट्स याद रखना। 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मैनुअल जो क्लीनिंग है सीवर्स की वो कितने सिटीज में कंप्लीटली बंद कर दी जाएगी? तो वो 6 सिटीज में कर दी जाएगी बंद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में। आपको वेटलैंड और स्टेट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा कहां पे सही है। अभी इंडिया में कितने वेटलैंड साइट्स हो गए? 89, ये सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो देख लो जरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, 20 है तमिलनाडु में। सक्कर कोटिया बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। आपका थरथंगल भी तमिलनाडु में है और खेचोपलरी आपका जो है वो सिक्किम में है और उधवा झील जो है वो है आपका झारखंड में, ठीक है। तो ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है ये कह रहा है। तो पहले दूसरे गलत हो गए ना, ठीक, नहीं एक ही गलत हुआ है, सिर्फ तीसरा तो गलत हुआ है, पहला तो सही है। 119 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है? कितनी दूर लोकेटेड है ये? तो ये 590 मिलियन। 15 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय एक बनाया है, म्यूजियम बनाया गया है? किसने उद्घाटन किया है? श्री ओम बिरला ने। 121 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है ये कि हाल ही में अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसको स्टैचू ऑफ यूनियन कह रहे हैं। और भारत मानक ब्यूरो ने हाल ही में राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के रसोई के बर्तनों के लिए ISI मार्क मैंडेटरी कर दिया है। पेरू के पुरातत्वविदों ने हाल ही में लंबोइक के जना जिले में 4000 साल पुराना मंदिर के खंडर ढूंढे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में मेटाबॉलिक लिवर रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए वर्चुअल नोड इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क करके इनॉग्रेट किया है। तो ये भी आपके सारे सही हैं। 120 कह रहा है कौन सा गलत है, ठीक है, गलत पूछ रहा है अभी ये। 20 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब स्टे लगा दिया है लोकपाल ऑर्डर पे कि लोकपाल के पास पूरा अधिकार है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच कर सकते हैं वो। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने $1 मिलियन का सोचिए अवार्ड घोषित किया है कि अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को समझ जाएं तो लिपि को। और 3 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रक्षा संबंधी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की पीठें स्थापित करने का आह्वान किया है। कोई गलत नहीं है, सारे बिल्कुल ठीक है। 123 कौन सा सही है कह रहा है। 6 फरवरी 2025 को जो जोमेटो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने प्रपोजल दिया है कि पेरेंट कंपनी का नाम बदल दीजिए, अब एटर्नल लिमिटेड कर दीजिए इसको। 3 फरवरी 2025 को इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने UNGC यानी कि यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट शामिल हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जनवरी 2025 को कहा कि सभी के लिए स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक आसान पहुंच एक बुनियादी अधिकार है और ये मानवीय गरिमा का मतलब ह्यूमन डिग्निटी का पार्ट है ये।
तो बिल्कुल सही है सारी बातें, अच्छी बातें हैं बहुत। 22 फरवरी 2025 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले बायोपॉलिमर संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किया है लखीमपुर खीरी में। 125 पे आ गए हैं हम। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। सेकंड एडिशन इसका आयोजित हुआ था ग्रेटर नोएडा में, और इसका एम क्या है कि B2B और B2C मंच दिया जाए कंपनीज को एक्सप्लोर करने का और ये सब सारी चीजों का। तो ये ठीक है बातें दोनों। 126 देखिए कौन सा गलत है कह रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने नोएडा के कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्र ग्रह की अनंतिम खोज के लिए मान्यता प्रदान की है, जिसे टूर 2023 OG40 नाम दिया गया है। ठीक है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बीजामाई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। फरवरी 2025 में यूपी सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन की बात की है। क्या हो जाएगा आंसर? तो कोई गलत नहीं है, इनकरेक्ट पूछा था। अब फिर से कह रहा है कौन सा गलत है। वाराणसी को वर्ष 2024 के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला शहर बन गया है। और प्रयागराज में लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है। तो बी गलत हो गया। ये आपका 3D डिजिटल मैप तो हाँ ठीक है वो बी। ये जो है ये लखनऊ में बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ में। 128 देखेंगे। अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या को आदर्श सौर शहर घोषित किया गया है। योगी जी ने रिसेंटली छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय कर दिया है। और यूपी गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी 10 करोड़ रुपए का, जो वायनाड के केरला में भूस्खलन हुआ था उसके लिए। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार महेश्वर तिवारी का हाल ही में अप्रैल 2024 में निधन हो गया था। तो ये भी आपके सब सही हैं। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से करने होते हैं। आपको देखिए 25 + 5 और 5 से डिवाइड 25 अपॉन, देखो ये है, ये 25 अपॉन 5 + 15 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सॉल्व करोगे तो 19 आ जाएगा। ये लुप्त संख्या आप देखोगे इसमें तो 262 मिलेगी आपको। फिर आपका ये डेट्स वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये मंडे हो जाएगा उस दिन। कोड वाले क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा बी, और मिनट घंटे में आपका 96 डिग्रीज। 134 का आपका हो जाएगा बी आंसर, 4 किलोमीटर्स डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। 135 का आपका बी है, 31, और 17 + 14 करेंगे तो आ जाएगा। और क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया है सी। ये जो कुल होते हैं वो नंबर n होता है, तो वो n का क्यूब कर दिया जाता है। ठीक है। तो 125 n का क्यूब 125, फिर वो 5 का 3 है तो n 5 हो जाएगा। इसमें n की संख्या पूछ रहा है ये। ठीक है। और उसके बाद उसको फिर टोटल नंबर क्यूब्स निकालेंगे तो 125 का 5⁻³ हो जाएगा, n 5 हो जाएगा, और फिर साइज निकालने के 5 × 4 कर देंगे। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ये 6% हो जाएगा। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 27 आना चाहिए। और कौन सी वो न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये आपका 630 हो जाएगा। ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आप फटाफट अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए। कुल मिलाकर 60 प्रश्न हैं और प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा उच्च है, ये हर टेस्ट में आपको दिखाई देगा। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप कठिन अभ्यास करके जाइए, ताकि वहां आपको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आयोग कितनी भी मुश्किलें आपके सामने खड़ी कर दे, आपको लगे कि पेपर एकदम आसान है, और इसीलिए थोड़ा अभ्यास कठिन करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न, और विलोम शब्दों से हम शुरू करते हैं, आमतौर पे वही काम कर रहे हैं। इसे जरा सा बड़ा किया जा सकता है, जैसे कि हर बार किया जाता है। अब देखिए आराम से इसे बढ़िया से देखिए। इसमें पद्य पंक्ति दी हुई है, ये वाली 3 लाइनें हैं असल में, और इसमें 2 शब्दों को रेखांकित किया गया है, एक तो अंत है और दूसरा कायर है। उसी के लिए आपको विलोम युग्म की तलाश करनी है। असल में पंक्ति क्या है, जानता हूं अंत तक निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसे जो युद्ध न कर पाएगा। ठीक है, तो विश्व उसी को कायर कहता है जो कि युद्ध छोड़कर भाग जाता है।
अब ये विचार नहीं करती है दुनिया की वो किस परिस्थिति में युद्ध को छोड़ रहा है या युद्ध का त्याग कर रहा है। नहीं तो बहुत से ऐसे भी योद्धा हैं जो कि सामर्थ्यवान थे लेकिन लड़ नहीं पाए। जैसे भगवान कृष्ण, वो युद्ध से दूर रहे, सारथी बने रहे, तो वो उनका कर्तव्य था, मतलब उसी में उन्होंने उचित समझा। उसी प्रकार से महारथी कर्ण एक लंबे समय तक युद्ध से दूर रहे, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब फिलहाल इसमें देखिए, अंत का आपको विलोम देखना है, ठीक है, और कायर का। कायर मतलब डरपोक होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ इब्दिता लिखा है और अरोड़ लिखा है, मतलब इधर वाले में आप अंत का देखिएगा, इधर वाले में कायर का देखिएगा। तो इब्दिता और अरोड़ लिखा है, आदि और वीर लिखा है, बिस्मिल्लाह और शहजोर लिखा है, या सभी सही है ऐसा भी लिखा है। तो इसका घ हो जाएगा, सभी सही है, जितने दिए हैं ना वो सभी सही है। अंत का मतलब क्या होता है, किसी चीज का समापन, समाप्त हो गया, तो उसका हो जाएगा इब्दिता। इब्दिता मतलब शुरुआत, आरंभ और अंत आप कहते हैं ना, तो आरंभ का ही ये पर्यायवाची है इब्दिता। उसी प्रकार से कायर, कायर मतलब डरपोक, जिसके अंदर डर का पूरा समावेश हो। तो अरोड़ अर्थात वीर, बहादुर को कहा जाता है अरोड़। उसके बाद आदि और वीर, ये तो कॉमन बात है, आप जानते ही हैं। आमतौर पे लोग ख वाले को चुनेंगे। आदि मतलब शुरुआत, अंत मतलब समापन, उस प्रकार से। और वीर कायर का जो सीधा विलोम है वो दिखाई ही देता है, तो ये वाला होने ही वाला है। बिस्मिल्लाह और शहजोर को देखिए। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है, शुरुआत। बिस्मिल्लाह जो शब्द है इसका भी मतलब होता है आरंभ या आगाज या शुरुआत। और शहजोर का मतलब होता है बहादुर। तो इसमें घ वाले को चुना। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। खराब, घटिया, निकृष्ट, ये 3 शब्द हैं, ये समानार्थी है, मतलब इनका एक ही अर्थ है। तो इसके लिए विलोम आपको तलाशना है, यानी उत्कृष्ट, अच्छा, इस प्रकार के जो अर्थ वाला शब्द है वो आपको चुनना होगा। तो यहाँ दिया है अगध, अर्थ और अव्वल, सभी सत्य हैं, ये भी दिया है और यही सत्य है इसका। असल में अगध का मतलब भी होता है उत्कृष्ट या बढ़िया। अर्थ का भी मतलब, अर्थ के कई सारे अर्थ होते हैं, मतलब इसका एक तो तात्पर्य मतलब या अर्थ होता है, मीनिंग जिसे आप कहते हैं। उसके अलावा एक धन से भी तात्पर्य होता है। एक अर्थपूर्ण जो बात हम कहते हैं तो वो महत्वपूर्ण बात को कहा जाता है। तो वहां पर अर्थ का तात्पर्य क्या होता है, महत्व से होता है, तो ये सही दिया है। और अव्वल का भी तात्पर्य होता है महत्वपूर्ण या उत्कृष्ट, ठीक, तो इसका घ वाला हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखें। स्वल्प दिया है, ठीक। अब स्वल्प में आपको उचित विलोम इसका तलाशना है। स्वल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में, तो इसका विलोम वही होगा ढेर सारा। अब ढेर सारा इसमें दिया कहाँ पर है, अतीव दिया है, अम्बोह दिया है, आकर दिया है, ये तीनों ही होंगे। अतीव का मतलब भी होता है ढेर सारा, अम्बोह का भी मतलब होता है ढेर सारा, और आकर मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या भरपूर जिसको कहा जाता है। तो इसके जितने हैं वो सभी सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट, देव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो आप कहेंगे कि दानव, लेकिन इसमें दानव नहीं है, तो चलिए असुर को चुन लेते हैं। लेकिन जरा दोनों जो नीचे के दिए हैं उस पर विचार करके देखिएगा। इसमें नभाक लिखा हुआ है और ध्वांतचर लिखा हुआ है, तो ये दोनों भी राक्षसों यानी असुरों को ही कहा जाता है, ठीक है, असुर, राक्षस। इसके अलावा दैत्य, हालांकि कैटेगरी अलग अलग है लेकिन ये सब एक जैसे माने जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे पर्यायवाची और विलोम का समावेश है ना, तो उसी हिसाब से देखना है। तो असुर, नभाक और ध्वांतचर ये सभी सत्य हैं। ध्वांतचर किसको कहा जाता है, जो रात्रि के समय, ध्वांत मतलब अंधेरा होता है, तो उस समय विचरण करे, तो उसको राक्षस या असुर कहते हैं। तो ये सभी सत्य हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, रेरिहान, यातुधान, नैरित और विधुन तुद, ये शब्द हैं। अब ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ना, इनका मतलब एक ही है। अब इस शब्द के लिए, मतलब इन ढेर सारे शब्दों के लिए आपको विलोम शब्द ढूंढना है। तो इसका विलोम क्या होगा, देवता होगा, विनीत होगा, चिरंतन होगा या कोई नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन शब्दों के पहले मतलब को जानिए। इनका मतलब होता है राक्षस, असुर या दैत्य, जो पीछे आपने देखा, उन्हीं के कुछ और पर्यायवाची यहाँ घुस गए। रेरिहान भी उन्हीं को कहा जाता है, मतलब जो दानव होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। यातुधान भी उन्हीं को कहा जाता है, नैरित भी उन्हीं को कहा जाता है, और विधुन तुद भी उन्हीं को कहा जाता है, ठीक। तो इसमें इसका विलोम फिर आप जान सकते हैं कौन सा होगा, पहला वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ देखें, पूछा जा रहा है कि अक्षमाली, अम्बरीश और अब्जवाहन, अर्घेश्वर, ये सब शब्द हैं। अक्षमाली, अम्बरीश, अब्जवाहन और अर्घेश्वर, इसके लिए समानार्थी आपको तलाशना है। माफ कीजिएगा, समानार्थी के तौर पे ये दिए हुए शब्द हैं, यहाँ ध नहीं होगा, शब्द द होगा। विलोम आपको तलाशना है, क्योंकि 10 प्रश्नों को हम विलोम के तौर पे देखेंगे ना। तो अक्षमाली, अम्बरीश, अब्जवाहन और अर्घेश्वर, इसका मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, उसी के आधार पे आप तलाशिएगा। तो छठवें का जो करेक्ट आंसर है वो घ हो जाएगा। इन सब का मतलब होता है ईश्वर, विधाता, भगवान, या जो कहें आप, परमात्मा। अक्षमाली भी उन्हीं को कहा जाता है, अम्बरीश भी उन्हीं को कहा जाता है, अंबर के ईश यानी आकाश के देवता। तो देवताओं की अलग अलग कैटेगरी भले ही है, लेकिन एक परमात्मा का जो साकार स्वरूप है उसको कहते हैं। और अब्जवाहन भी उन्हीं को कहते हैं, इसके अलावा अर्घेश्वर भी कहते हैं। ये सब भगवान के ही पर्यायवाची। तो इनका अगर विलोम हम देखें तो क्या हो जाएगा, अनीश हो जाएगा, मतलब जो ईश न हो, अर्थात ईश्वर न हो। जीव हो जाएगा,
मतलब परमात्मा का जो विलोम है वो क्या होता है, आत्मा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो यहाँ पर निराकार चीज है ईश्वर, उसका जीव हो जाएगा, ये भी सही है। और ईश रहित भी हो जाएगा, मतलब जिसमें ईश का समावेश ना हो। तो ये सब चीजें, ये सभी जो पर्यायवाची आप देख रहे हैं ना, वो ईश के पर्यायवाची है और इसका घ वाला विलोम के तौर पे सही होगा। इसके बाद अनर्थ का संभव विलोम शब्द क्या है? अनर्थ, कहते हैं ना बहुत अनर्थ कर दिया, यानी जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। तो इसका विलोम क्या होगा? अनर्थ। यहाँ अनर्थ का विलोम आप ढूंढिए, अर्थ होगा, निमित्त होगा, प्रयोजन होगा या सभी होगा। अनर्थ कर दिया ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? मतलब जिसका कोई मतलब नहीं था, वहां पे जिस चीज का काम नहीं था वो चीज आपने कर डाली, तो उसके बदले में कुछ सार्थक करिए, ये कहा जा सकता है। तो अर्थ मतलब जिस चीज का कोई अर्थ हो, निमित्त यानी उसी के उद्देश्य से किया गया हो, प्रयोजन हम कहते हैं ना हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो उसका तात्पर्य होता है कि सार्थक काम के लिए बनाई गई योजना। तो यहाँ जो तीनों हैं ये सभी इसके विलोम है। अनर्थ के विलोम के तौर पे अर्थ को भी ले सकते हैं, निमित्त को भी ले सकते हैं और जो प्रयोजन है उसको भी ले सकते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ अगर आपको पता होगा तो आराम से आप कर सकते हैं, घ वाला हो जाएगा। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, बसंत का विलोम आपको ढूंढना है। तो बसंत में होता क्या है? बसंत ऋतु जो होती है काफी अच्छी होती है, जाड़ा समाप्त हो रहा होता है और गर्मी का आगमन हो रहा होता है, तो दोनों की संधि वहां पर होती है। न तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, न बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जो पुष्प हैं वो खिलने लगते हैं, पत्तियां नई नई आ जाती हैं, सब पतझड़ उझड़ खत्म हो जाता है और उसके बाद बढ़िया एकदम हवा चलने लगती है और एक सामान्य टेम्परेचर हो जाता है। कम से कम मैदानी इलाके में तो यही होता है। तो यहाँ ज्योग्राफी को जाने देते हैं, जो मैदान की चीज है उसी को देखते हैं। शिशिर इसको कहेंगे, मतलब विलोम के तौर पे ढूंढ रहे हैं ना, तो बसंत का विलोम क्या होगा? शिशिर होगा, खिजा होगा, पतझड़ होगा या सभी होगा? तो सभी हो जाएगा। जो 8वां है इसका भी घ ही सही है, मतलब शिशिर भी कह सकते हैं। शिशिर में क्या होता है? सब कुछ सिकुड़ जाता है, एकदम पत्ती विहीन वृक्ष हो जाते हैं, या जो है उसको पाला मार देता है, मतलब चारों तरफ जो है वो ठंडक का एक आवरण जम जाता है, उसको कहते हैं शिशिर। तो बसंत उसका अपोजिट है। और खिजा भी उसी को कहा जाता है। खिजा का मतलब होता है बदनुमा मौसम, जिसे कि देखकर अच्छा न लगे। और पतझड़ भी उसी को कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि ये खराब मौसम के द्योतक हैं। तो ये सभी बसंत के विलोम। इसके बाद वैसे बसंत का जो कॉमन विलोम है वो पतझड़ होता है, लेकिन ये दोनों भी अगर रहेंगे तो आप जो सभी वाला उत्तर है उसको चुनिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। कंगाल, निर्धन, विपन्न, ये जो शब्द है ना, इनके लिए समानार्थी आपको तलाशना है। तो यहाँ देखिए, कंगाल, निर्धन और विपन्न का मतलब क्या होता है? गरीब। तो उसका जो यहाँ विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? मतलब यहाँ समानार्थी के तौर पे ये दिए हुए हैं, तो इनका विलोम संपन्न या धनी से होगा। तो अर्धुक, ईशान, जरदार या सभी सत्य, ये अर्धुक है असल में, मतलब कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा अर्धुक। तो देखिए इसमें से घ वाला हो जाएगा इसका भी। अर्धुक मतलब भी होता है धन्ना सेठ या अमीर, ईशान मतलब भी होता है एकदम धन संपन्न या संपदा से पूर्ण, और जरदार का मतलब भी वही होता है, ढेर सारी जो दौलत इकट्ठी करके रखा हो उसको जरदार कहते हैं। तो घ वाला सही है इसका। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखें, स्थाई और लभ्य, ये दो शब्द हैं। अब इनके लिए आपको उचित युग्म का चयन करना है, मतलब विलोम युग्म की तलाश करनी है। ये विलोम शब्दों के सेगमेंट से अंतिम प्रश्न है। देखिए, इसमें स्थाई का मतलब होता है स्थिर और लभ्य का मतलब होता है जो प्राप्त हो सके या प्राप्त हुआ हो। तो इसी का विलोम आपको ढूंढना है। यहाँ अचिर दिया है और अलभ्य दिया है, अनित्य दिया है और दुर्लभ दिया है, अनित्य दिया है और अलभ्य दिया है, सभी सत्य हैं ये भी दिया है। तो लभ्य का दुर्लभ भी हो सकता है, मतलब लभ्य का आप दुर्लभ या दुर्लभ कह सकते हैं या अलभ्य भी कह सकते हैं। ठीक, अब बताइए। हालांकि सुलभ्य जो होता है ना, उसका दुर्लभ्य लिखना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ जो माइनर मिस्टेक है उसको निग्लेक्ट कर देना ही उचित होता है। कभी कभी मोटा अंतर जो है वही देखा जाता है, बारीक अंतर नहीं देखा जाता। तो इसमें देखिए, अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो 10वें का जो करेक्ट आंसर है वो भी घ ही होता है। अचिर मतलब होता है जो कि स्थायी न रहे, चिर न रहे। चिर का मतलब स्थायी, तो उसमें अ लगा दिया, इसका मतलब वो हिलता डुलता है, चलायमान है। अनित्य का भी वही तात्पर्य है, नित्य मतलब होता है स्थिरता, रोज की चीज। अब उसमें आपने अ लगा दिया, यानी वो अपनी जगह से डामाडोल हो गया। अनित उसी का, यहाँ देखिए ये तत्सम शब्द है और ये वाला तद्भव है, तो ये अर्थ एक ही होगा। अलभ्य का मतलब जो प्राप्त न हो सके, दुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त न हो सके, अलभ्य फिर यहाँ दे दिया है। तो इसमें जितने हैं वो सभी सत्य। इसके बाद अभी 11वें प्रश्न से अगला जो हिस्सा है उसको देखते हैं, यानी वर्तनी विग्रह यहाँ दिया है। वर्तनी शुद्धि वाले कुल मिलाकर 10 प्रश्न है। देखिए, वर्तनी विग्रह वाले प्रश्न आमतौर पर पूछे नहीं जाते, लेकिन ये इसलिए 2 प्रश्न यहाँ पर डाले गए हैं। यहाँ देखिए 11वां और 12वां, ताकि आप शब्दों की संरचना को समझिए कि कैसे उसमें हलंत लगाकर शब्दों को जोड़ा जाता है, ताकि वर्तनी शुद्धि में जब शुद्ध शब्द आपको छांटने के लिए आए तो कहाँ पर हलंत लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, कहाँ कौन सी नहीं लगेगी, इसकी आप पहचान कर सके। इसके लिए इसको दिया गया है।
तो यहाँ देखें स्त्री को इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसमें जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं ना, स्त्री का यहाँ तोड़ दिया गया है। असल में स्त्री जो शब्द है इसकी रचना आखिर कैसे हुई है ये लिखने का प्रयास किया गया है। तो इस वर्तनी विग्रह में से गलत कौन सा है ये आपको तलाशना है। स्त्री को लिखने का तरीका क्या होता है, जो छोटा सा होता है उसके नीचे हलंत लगता है, फिर त होता है उसके नीचे हलंत लगता है, र होता है उसके नीचे हलंत लगता है, और अंत में बड़ी की मात्रा हम लगाते हैं तो ये बन जाता है स्त्री। इतने सारे जो अक्षर हैं उनको हम जोड़ देते हैं तो ये शब्द बनता है। उसी प्रकार से झंझर, अब झंझर में देखिए कैसे इसको बनाया गया है। झ है, झ के नीचे ऐसे हलंत है, ठीक। हलंत का मतलब लघु उच्चारण करेंगे, ह्रस्व जो स्वर है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसके साथ अ यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब झ के साथ हलंत लगा है और साथ में क्या जोड़ा गया, एक स्वर जोड़ दिया गया है। तो ये तो साफ साफ गलत दिखाई दे रहा है। हलंत के साथ कभी भी पूर्ण स्वर नहीं आता है, ये व्याकरण का नियम है, आप समझिएगा, ठीक है। तो ये वाला इसमें वैसे भी गड़बड़ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इया लिखा हुआ है, झंझर। असल में ये जो इया होती है ना, ये आधे न के तौर पे इस्तेमाल होती है। च छ ज झ इया, जो लास्ट वाला इसमें वर्ण होता है। और उसके बाद इया के बाद नीचे जो है वो ऐसे हलंत लगा है, फिर अ दे दिया है। अब इसके बाद देखें फिर अ दिया है, 2 बार अ है इस प्रकार से, और अंत में दिया है र, र के नीचे हलंत है, फिर अ है। ऐसे ही सच्चे को आप देख रहे हैं, स अ, फिर च पे हलंत, फिर पूरा च, फिर आ, फिर राष्ट्र को लिखा है। तो अब इसमें से आप देखकर बताइए गलत क्या है। देखिए 11वां जो दिखाया है ना, इसका करेक्ट आंसर इसमें से ध्यान से पहले देख लीजिए, ग वाला हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ये थोड़ा पूछा गलत ढंग से गया है, इसमें आपको सही की तलाश करनी थी, गलत की तलाश नहीं करनी थी। इसमें जितना लिखा है वो सभी सही है। मतलब आप देखें इसमें स, त, र और ई इसको जोड़कर बनाया गया स्त्री। झंझर वाला भी ठीक ठाक है। इसमें माफ कीजिएगा, ये जो स्त्री लिखा हुआ है इसको अगर आप देखें तो इसमें बाकी सब तो सही था, लेकिन र के साथ हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि र जो है ना यहाँ पूरा है। स्त्री र का जो उच्चारण होता है वो पूरा होता है, तो र के साथ यहाँ पर अ का उच्चारण होगा और बड़ी ही लगेगी, वो सही है। लेकिन र के नीचे जो हलंत जोड़ दिया है वो गलत कर दिया, तो पहला वाला गलत है। दूसरे वाले में समस्या कहाँ थी वो मैंने बताया, 2 बार एक तो अ लगाया है, या तो आ ही लगा दे, और इसके बाद अ लगाने से पहले जो इया था उसके नीचे ऐसे हलंत लगाया है। तो हलंत लगाने के बाद तुरंत हम पूर्ण स्वर को नहीं लिखते हैं, अ नहीं लिखते हैं, नहीं तो वो ह्रस्व रह ही नहीं जाएगा, ठीक। तो जो हलंत लगाने का उद्देश्य है वो नहीं पूरा होगा, तो ख वाला गलत हो गया। घ वाले में भी वही समस्या है, यहाँ राष्ट्र के साथ वही जो उठा पटक है वो किया गया है। एकमात्र जो ग है वो सही है इसमें, तो पूछना ये चाहिए था कि सही क्या है। इसका जो ग वाला है वो सबसे सही है, सच्चा ऐसे लिखा जाता है। स जो है वो पूरा है ना, तो इसमें आप जब उच्चारण करेंगे सच्चा, तो स में अ का उच्चारण होगा, इसीलिए स के साथ अ लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए आधा च है और पूरा च है, तो एक च के साथ हलंत लगा है, दूसरा च जो है वो पूरा है, और उस पर आ की मात्रा है तो अंत में आ जोड़ दिया गया। इस प्रकार से किया गया, तो इसका ग वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें हमें असल में सही की तलाश करनी थी, तो ग वाला हो जाएगा। 12वें में भी वही काम किया है, यहाँ आपको सही की तलाश करनी है। तो बंधन ऐसे लिखा गया है, ब है, अ है, फिर न है, हलंत कहाँ कहाँ लगा है वो आप देख रहे हैं, ध और न है। फिर धर्म को आप देख लीजिए, ध के नीचे हलंत है, अ पूरा है मतलब स्वर है, और उसके बाद ध के नीचे हलंत है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये अ जो है ये पूरे स्वर के साथ है, फिर र है और म है, फिर अ है। हृदय को आप देखें, हृदय ऐसे पहली चीज नहीं लिखा जाता है, हृदय इस प्रकार से लिखा जाता है, री की मात्रा होती है न कि र की मात्रा, ये हृदय नहीं है। और उसके बाद भक्त को आप देख रहे हैं, तो बताइए इसमें से सही क्या है। तो जो 12वां है ना, इसमें बाकी सब जो दिए हैं वो गलत है, इसका एकमात्र जो ख वाला है वो सही। यहाँ देखिए भक्त वाला तो साफ साफ मालूम हो रहा है, भू और अ को आप जोड़ेंगे तो ये भक्त थोड़े बनेगा, ठीक। तो ये नीचे वाला गलत है। हृदय में आप साफ साफ गड़बड़ी कहाँ पर है वो देख पा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है एकदम एग्जैक्टली सही है, वो इसमें से ख वाला हो जाएगा। 12वें को हमने देखा, धर्म जो लिखा है वो सही है। बस एक काम इसमें कीजिएगा कि ये जो ध के साथ हलंत जोड़ दिया है ना, इसको इसमें हटा दीजिएगा। मतलब ध के साथ आप सीधा अ जोड़िए, हलंत ना लगाइए। ये हलंत यहाँ गलती से घुस गया है और ये गड़बड़ कर रहा है। अगर यहाँ हलंत लगेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ध रहेगा, उसके बाद अ रहेगा, फिर जो र है ना उसके साथ हलंत यहाँ रहेगा, बाकी जगह ठीक है। यहाँ ये वाला इसको आपने देखा, तो ख वाला एकमात्र सही है, बाकी जो है वो गड़बड़। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। ये वर्तनी शुद्धि के दृष्टिकोण से आप देखें तो कंगन ऐसे नहीं लिखा जाता है, मतलब यहाँ बिंदु नहीं होता है बल्कि चंद्र बिंदु होता है, ऐसा लिखा हुआ है। ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। गांधी, गांधी में ऐसे बिंदी यहाँ रहती है या फिर चंद्र बिंदु रहता है, ये आपको डिसाइड करना है। त्रैवार्षिक को ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि त्रिवार्षिक लिखते हैं। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। घ वाले में कहा है कि क और ख दोनों सही। तो इसमें अगर आप देखें तो 13वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
घ वाला यानी क और ख दोनों सत्य है। कंगन को लिखने का तरीका, वैसे आमतौर पे हम लोग लापरवाही से एक बिंदी लगा देते हैं, लेकिन असल में होता है चंद्रबिंदु, ठीक है। और गांधी जो हम लोग लिखते हैं, तो गांधी नोट पे छपा हुआ लोग देखकर सोचते हैं कि बस करो यही सही है, नोट पे गलत थोड़े लिखा जा सकता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाता है। और गुजराती जो वर्णमाला होती है, गांधी जी गुजराती थे, तो गुजराती वर्णमाला में चंद्रबिंदु होता ही नहीं है, तो वो लोग लगाएंगे कहाँ से? तो वो क्या करते हैं, चंद्रबिंदु की जगह यही जो बिंदु है इससे काम चला लेते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? उच्चारण का फर्क होता है। हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, उच्चारण अगर आप सही करेंगे तो गलत कहीं भी नहीं होगा, मतलब कोई भी चीज आपसे गलत नहीं हो सकती। देखिए, जो चीज एकदम नाक और मुंह को मिलाकर जोर लगाकर उच्चारित की जाए, मतलब उस चीज को या उस शब्द को बोलने के लिए आपको नाक का भरपूर इस्तेमाल करना पड़े, वहां पर आप बिंदु लगाएंगे। जैसे कंगन, ठीक है, कंगन कोई नहीं कहता है, कंगन कहते हैं, जल्दी से बोल देते हैं ना। क पे बहुत लंबी जो अंग की मात्रा है वो कोई नहीं लगाता है। तो जहां पे एकदम नाक का दीर्घ स्वर उच्चारित करना पड़े वहां पे आप बिंदु लगाएंगे, और जहां नाक का हल्का फुल्का यूज करके सिर्फ मुंह से ही बोलकर काम चल जाए वहां पर आपको चंद्रबिंदु लगाना चाहिए। या जुकाम हुआ रहे तो ट्राई कीजिएगा, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो स्वर आपसे उच्चारित हो जाए वो चंद्रबिंदु वाले होंगे, और जो नहीं हो पाए, नाक बंद रहती है ना, तो नहीं हो पाए तो वो वाले जो है वो बिंदु वाले होंगे, यानी उस पर अंग की मात्रा जो है वो लगेगी। अनुस्वार की बात हो रही है। तो ये हमने देखा, त्रैवार्षिक वाला सही नहीं है, त्रैवार्षिक ही होता है, त्रिवार्षिक तो होता नहीं है। ये वाला सही था, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था। तो ध्यान दीजिएगा, नोट पे गांधी इसलिए छपा रहता है क्योंकि वो गुजराती वर्णमाला से उठाया गया है, सीधा सीधा वहां डाल दिया गया है। और नोट छापने वाले समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देने तो जाएंगे नहीं, उन्हें तो छापने से मतलब है सरकार जैसे जिस प्रिंट में उसको यूज कर रही है वैसे करेंगे। लेकिन वर्तनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो गांधी शुद्ध है, ऐसे लिखा जाएगा, गांधी होता है, न कि गांधी। जोर लगा के थोड़े बोलते हैं, तो ठीक है, इसका घ वाला हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 14वें में कहा गया कि शुद्ध अशुद्ध में से आप गलत की तलाश करिए, यानी इसमें कौन कौन सा गलत है। तो अशुद्ध शब्द है वक्तागण, ठीक है, और उसका जो शुद्ध होता है वो वक्तागण होता है, माने बीच में डैश लगा देते हैं। पयोपान नहीं होता है बल्कि पयपान होता है। सतोगुण नहीं होता है बल्कि सत्वगुण होता है, और इसमें से सभी गलत है, ऐसा भी दिया है। तो बताएं, देखिए 14वां जो है इसका घ हो जाएगा। ये जितने दिए हैं ना ये सभी इसमें गलत तरीके से दिए हुए हैं। वक्तागण नहीं होता है, वक्तृगण होता है, आप पढ़े होंगे। पयपान होता है और ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे 2 ठे बिंदी लगती है। और सतोगुण में सत्वगुण ऐसे लिखा तो जाता है लेकिन अलग अलग होता है, तो इसमें जितने हैं वो सभी गलत दिए हैं। और उसके बाद 14वें के बाद चलते हैं 15वें की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको तलाशना है। ये है 15वां प्रश्न। और इसमें देखें, विद्वान लिखा है, इसके अलावा नभमंडल लिखा है, वक्तृगण लिखा है और सच्चित लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? जो वक्तृगण है उसी की। अभी आपने पीछे वक्तागण और वक्तृगण देखा, तो यही एकमात्र सही है। नभोमंडल होता है, विद्वान में नीचे न के साथ जो है वो हलंत लगता है। सच्चित में ये सच्चिद होता है, न कि सच्चित होता है। सच्चिदानंद जो आप पढ़ते हैं, तो ये वाला है इसका करेक्ट जो इसमें आंसर है वो ग वाला हो जाएगा। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो गंगा लिखा है, गंगा लिखने का तरीका देखिए। ग लिखा है, अंग लिखा है, उसके नीचे ऐसे ग लगाया है और आ की मात्रा है। पहले ऐसे ही लिखा जाता था, अब तो हम लोग क्या करते हैं, ग के ऊपर ऐसे बिंदु लगाकर और ऐसे गा लिखकर काम चला लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका है। इसके बाद हिंस्र लिखा है, यहाँ ध्यान से देखिए, हिंस्र लिखा हुआ है, ये स के साथ ना नीचे ऐसे समुद्री र स्र वो वाला लगा हुआ है। अंगना लिखा हुआ है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अनुस्वार ऊपर जो एक अंग वाला बिंदु है वो लगा हुआ है। और जगत जननी लिखा हुआ है, जगत जननी लिखा हुआ है, ज जो है वो आधा है और पूरा है। बताइए कि इसमें से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और 16वें का जो राइट आंसर है वो इसमें से ग वाला हो जाएगा। अंगना नहीं होता है बल्कि अंगना होता है, ये चंद्रबिंदु यहाँ लगता है। अंगना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक, तो ग वाला, बाकी सभी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 17वें नंबर के प्रश्न को देखें। आलसी मनुष्य का प्रारब्ध ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। अब ये जो शब्द है, मतलब पूरा वाक्य है, इसमें किस प्रकार का वर्तनी दोष है ये आपको बताना है। तो संस्कृत मूलक तत्सम का दोष है, हल चिन्ह का दोष है, विसर्ग चिन्ह का दोष है, या फिर कुछ भी इसमें गलती नहीं है, सभी सही है। देखकर बताइए, आलसी मनुष्य का प्रारब्ध ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते, 17वां। और 17वें का जो राइट आंसर है वो ख हो जाएगा। हल चिन्ह का दोष है यहाँ पे। असल में ये जो लगा हुआ है ना ब्रह्मा शब्द, यही गड़बड़ है इसमें। बाकी जो लिखे हुए हैं वो तो सही है। ब्रह्मा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ब्र लिखते हैं, उसके बाद फिर ह लिखते हैं, ह के नीचे ऐसे हल चिन्ह लगाते हैं यानी हलंत लगाते हैं, फिर म लिखते हैं और आ की मात्रा लगाते हैं। तो इसी को हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हल चिन्ह आपको लगाना चाहिए था और नहीं तो ऐसे लिखना चाहिए था। तो ये हल चिन्ह का दोष है और इसीलिए हम ख वाले को चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं।
18वें नंबर के प्रश्न को देखें। मुगल बादशाह तोप का मोर्चा चलाते थे, ठीक है, तोपों को लेकर वही आए थे और तोप उनके जीतने की बड़ी वजह भी थी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। मुगल जो शब्द लिखा है वो गलत है, या तोप शब्द जो लिखा है वो गलत है, बादशाह गलत तरीके से लिखा है, या मोर्चा गलत लिखा है। तो 18वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर क हो जाएगा। मुगल ऐसे नहीं लिखा जाता है, ग के नीचे एक ठे बिंदी होती है। यहाँ जो आप लिखते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ देखिए, मुगल ऐसे लिखा जाता है, यहाँ ग के नीचे ऐसे बिंदु होता है, और वो बिंदु यहाँ पर नदारत है, तो इसीलिए इसको हम चुनेंगे। बाकी सब एकदम ठीक है, तोप भी सही लिखा है, बादशाह भी, मोर्चा भी। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखें। गोलियों की बाढ़ तथा, यहाँ देखिए गोलियों की बाढ़ जो वाक्य है उसको ध्यान से देखिएगा। गोलियों की बाढ़ तथा नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, इन वाक्यों में किस प्रकार का दोष? आप जानते ही हैं कि गोलियों की बाढ़ नहीं होता है, बल्कि गोलियों की बौछार होता है। और नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, ऐसे तो बोला नहीं जाता है, ठीक है। क्षुधाग्रस्त है ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन भूखी है ये बोल देना मतलब कोई व्यक्ति थोड़ी है, ढेर सारे लोग हैं। तो कुल मिलाकर इन वाक्यों में दोष तो है, लेकिन किस प्रकार का दोष है वो आपको बताना है। तो ये संज्ञा संबंधी दोष है, या संज्ञा और विशेषण दोनों में खराबी आ गई है, या वचन का दोष है, या लिंग का दोष है। तो यहाँ वचन और जो लिंग का दोष है वो तो होने से रहा, बचा हुआ है संज्ञा संबंधी दोष और विशेषण और संज्ञा वाला। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो ये दोनों की गड़बड़ी है। संज्ञा का गलत चुनाव किया गया है, यहाँ बाढ़ जो संज्ञा डाल दी गई है बिना वजह, बौछार यहाँ होना चाहिए था ना। और विशेषण का भी दोष है, यहाँ सारी जनसंख्या भूखी है, मतलब गलत विशेषण का इस्तेमाल किया गया है, तो ये ख वाला हो जाएगा। इसके बाद अब 20वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि नीचे ही मौजूद है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। ठीक, तो ये वाला है, सुंदरकांड की अंतिम पंक्तियां हैं। अब इसमें आपको देखना है जो रेखांकित शब्द है उसके लिए शुद्ध शब्द युग्म, क्योंकि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा है, तो वो बोलचाल के शब्द हैं, शुद्ध तत्सम नहीं है, वाल्मीकि रामायण वो नहीं है। तो इसलिए उनका जो शुद्ध रूप है वो आपको इसमें से खोजना है। देखिए कौन सा होगा। सकल और गुणगान, आप जानते हैं कि गुणगान होता है, और सकल मतलब समूचा, ठीक है, समूचा या समर्थ। यहाँ जो दिया है उसको पहले देख लीजिए, समर्थ और गुणगान दिया है, समस्त दिया है, गुणगान दिया है, समूचा दिया है, गुणगान दिया है, और समस्त दिया है, गुणगान दिया है। बताइए। तो सकल सुमंगल दायक मतलब सभी प्रकार के जो सुमंगल हैं उनको देने वाला रघुनायक अर्थात भगवान श्री राम का गुणगान है। अगर उनका गुणगान करते हैं तो हर प्रकार से आपका मंगल होगा, मंगल भवन अमंगलहारी। तो अब इसमें आपको चुनना है। और 20वां जो है ना, इसका घ वाला हो जाएगा। समस्त, सकल का जो सही अर्थ होता है वो यहाँ असल में देखिए यहाँ न होना चाहिए था, हर जगह गुणगान ही लिख दिया है, तो इससे चुनने में कठिनाई हो रही है। यहाँ थोड़ा लिखने में मतलब जो छापना वाला काम होता है उसमें गड़बड़ है, गुणगान यहाँ लिखा हुआ था, ठीक, तो गुणगान यहाँ मान के चलते हैं, और ये वाला इसका सही है, समस्त तथा गुणगान। अब इसमें चूंकि सब एक जैसा दिया हुआ है तो आप कहीं से भी समस्त तथा गुणगान को चुन सकते हैं। बस इतना जानिए कि सकल का जो शुद्ध रूप है वो समस्त होगा, और गुणगान का जो शुद्ध रूप है वो गुणगान होगा, क्योंकि इसमें विकल्प बहुत ठीक ढंग से दिया नहीं। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न से अब वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो आरंभ होता है। तो वनस्पति के पत्तों के ऊपर पाए जाने वाले जो बारीक रंध्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पत्तियों के रंध्र आप जानते ही हैं, धूल मिट्टी वहां जमा हो जाती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें बाधा पहुंचती है। तो ये चीज, पत्तियों के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, वहां से वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। तो उस बारीक छिद्र को क्या कहा जाता है? रोम छिद्र कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है, मुचकुंद कहा जाता है, या सभी कहा जाता है? तो रोम छिद्र कह सकते हैं भाई, उनका वो मतलब रोम छिद्र ही है जैसे मनुष्य में होते हैं। और मुचकुंद भी कहते हैं, रंध्र भी कहते हैं, मुचकुंद भी कहते हैं। मुचकुंद जो शब्द है ना, इसका भी मतलब होता है पत्तियों के जो ऊपर रंध्र पाए जाते हैं उससे, तो इसका सभी हो जाएगा। यहाँ वाक्यांश दिया हुआ था, ये पूरा ये लंबा वाक्य था, इसके लिए आपको एक शब्द ढूंढना था। इसके बाद इसी प्रकार से अगला वाला है, जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो, पैदाइशी विजेता हो, बाद में नहीं बना, मतलब ये पहले से था, तो उसको जन्म विजेता कहते हैं, जन्मेजय कहते हैं, आजन्मेजय कहते हैं, या सभी गलत है ऐसा इसमें कहा गया है? ये सब गलत नहीं है, सब गलत, ठीक। अब बताइए, जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो उसको क्या कहेंगे? तो 22वें का हो जाएगा ख वाला, उसको जन्मेजय कहेंगे, जन्मेजय, ठीक। महाराज परीक्षित के जो पुत्र थे उनका नाम जन्मेजय था, और वो कहे जाते हैं जो कुरु वंश था या पूरा कौरव और पांडवों का वंश था उसमें अंतिम राजा कहे जाते हैं। उन्होंने एक नाग यज्ञ किया था और इसमें ढेर सारे नाग जो है वो मारे जाते हैं। तो जन्मेजय, जन्मजात विजेता जो हो उसको कहा जाता है। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखें। सदैव यज्ञ की मंत्राहुतियों का वाचन करने वाला व्यक्ति, यज्ञ में जो मंत्र बांचे जाते हैं उनकी सदैव वो
उक्ति कर रहा है यानी उनका वाचन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? होत्री कहा जाएगा, उद्गात्री कहा जाएगा, या ज्येष्ठा कहा जाएगा, या याज्ञवल्क्य कहा जाएगा? तो याज्ञवल्क्य कहा जाएगा। बाकी जो है वो यज्ञ करवाने वाले अलग अलग इसमें से प्रकार होते हैं या वैरायटी होती है। जैसे होत्री, ये ऋग्वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाला, इसी प्रकार से आप अर्घ्ययु को सुनते हैं या उद्गात्री को सुनते हैं। ये विभिन्न वेदों के जो मंत्र होते हैं ना, उनका उच्चारण करने वाले ऋषि लोग होते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि हमेशा कुछ न कुछ मंत्र जो है वो गुनगुनाता रहता है, धुन का पक्का। इसके बाद आगे चलते हैं, 24वें नंबर के प्रश्न को देखें। एक यहाँ पे आपको देखना है कि वह शब्द जो एक धीरोद्धत नायक, श्री गणेश के पर्याय और भैंसे का समानार्थी। महिष यानी भैंसा, महिषी मतलब भैंस, महिषी एक महारानी को भी कहा जाता है जो राजा के साथ अभिषिक्त होती है। फिलहाल यहाँ पे 3 अलग अलग वाक्यांश दिए, एक धीरोद्धत नायक, श्री गणेश का पर्यायवाची और महिष। अब बताइए कि इनके लिए एक समानार्थी शब्द कौन सा है? हेरंब है, वक्रतुंड है, जीवितेश है, या सभी सत्य है? बताइए। और इसमें सभी सत्य हैं को चुनने की भूल मत करिएगा, ये हेरंब हो जाएगा। एक धीरोद्धत नायक जो होता है उसको यहाँ हेरंब कहा जाता है। हेरंब का मतलब ये होता है ना कि वो युद्ध में धीर धारण किए हुए है, यानी वीर तो है लेकिन उसके अंदर उत्तेजना का अभाव है, बहुत ही शांतचित्त है। तो भगवान गणेश को भी शांतचित्त समझा जाता है, आसानी से वो उत्तेजित नहीं होते। ठीक, तो हेरंब उनका भी पर्यायवाची, और उसके साथ ये भैंसे का भी पर्यायवाची होता है। एक शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं, तो क वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें 25वें प्रश्न को। थोड़ा सा पदार्थ या जरा सा पदार्थ, इसके लिए आपको एक शब्द ढूंढना है। तो इसको यत किंचित कहते हैं, अकिंचित कहते हैं, अत्यतुष्ट कहते हैं, या कोई नहीं कहते? बताइए। कोई चीज बहुत थोड़ी सी है, थोड़ा सा पदार्थ है, तो उसको क्या बोलेंगे? और 25वें का जो राइट आंसर है वो क हो जाएगा, यत किंचित। ये जो शब्द है ना, ये उस पदार्थ के लिए या उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत जरा सी होती है या थोड़ी सी होती है। इस प्रकार से हमने देखा। अकिंचित मतलब तो दूसरा उसका अर्थ हो जाएगा, और अत्यतुष्ट का मतलब बहुत ज्यादा जो तुष्ट हो जाए उसको बोलते हैं। इसके बाद 26वें नंबर के प्रश्न को देखें, जो कि यहाँ ऊपर दे रखा है संभवतः। हाँ, यहाँ पे है, देखिए। चट्टानों के जल में अपर्दन के द्वारा बनने वाला जो बड़ा छेद होता है, नदियां चट्टानों से टकराती हैं, अपना रास्ता बनाती हैं और चट्टानों को काट कर वो घाटियों को तैयार करती हैं, आगे निकल जाती हैं। तो जल का अपर्दन होता है, जल जो है वो भी अपर्दन करता है, वायु भी अपर्दन करती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो पानी के द्वारा जो यहाँ चट्टानों में अपर्दन होता है और एक गुफानुमा छेद बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको पाषाण कोर्तक कहते हैं, गह्वर कहते हैं, कोटर कहते हैं, या सभी कहते हैं? तो देखिए, पाषाण कोर्तक जो शब्द है इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो पत्थर को काटने वाला, जिसको कि आप शिल्पकार कह सकते हैं, जो पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाता है। इसके अलावा पाषाण कोर्तक का ये भी मतलब होता है कि जो गह्वर होते हैं ना, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उसमें नदियां ऐसे बार बार प्रहार कर रही है, तो अंदर ऐसे गड्ढा जो माद है वो तैयार हो जाती है। तो ये जो केव होती है इसको भी पाषाण कोर्तक कहा जाता है। उसको गह्वर भी कहते हैं और कोटर भी कहते हैं। तो इसका जो घ वाला है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 27वें नंबर के प्रश्न को देखें, छीड़ वपु। ठीक, अब ये जो शब्द है, अब इसके लिए आपको वाक्य खोजना है। कमजोर शरीर वाले को कहा जाता है, कमजोर मस्तिष्क वाले को कहा जाता है, या बेअक्ल मनुष्य को कहा जाता है, या सभी को कहा जाता है? बताइए। तो 27वां जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क हो जाएगा। वपु का मतलब होता है काया। ठीक है, तो कमजोर शरीर वाला, काया मतलब शरीर, छीड़ मतलब कमजोर। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें कमजोर मस्तिष्क वाला वो कम दिमाग या छीड़ मस्तिष्क कहा जा सकता है। बेअक्ल का मतलब आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए, चरायंध या चिरायंध ये शब्द है। अब इसका आपको अर्थ यानी वाक्य की तलाश करनी है। शब्द दे दिया है, वाक्य आपको तलाशना है। तो ये दुर्गंध को कहा जाता है, चमड़े या चर्बी जलने की महक को कहा जाता है, या क और ख दोनों को कहा जाता है, या दोनों गलत है ऐसा भी कहा जा सकता है। देखिए 28वां जो है ना, इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। चमड़े या चर्बी जलने की जो महक होती है, बड़ी ही सड़ी हुई महक होती है, तो उसको कहा जाता है चरायंध। ठीक है, दुर्गंध तो एक सामान्य जो कॉमन अच्छी महक न लगे उसको बोल देते हैं, लेकिन चरायंध उसको बोलते हैं जो चर्बी जलने से महक आती है। इसके बाद आगे चलते हैं, 29वें नंबर के प्रश्न को देखें। इससे पहले कि वह मेरी प्रगति का कंटक बने, मैं उसका सांसोच्छेदन कर दूंगा। अब ये जो सांसोच्छेदन शब्द है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है, इसका आपको वाक्य तलाशना है, मतलब इसका तात्पर्य क्या होता है। तो सांसों को छेद देना, सांसों को समाप्त कर देना, सांसों को भंग कर देना, या क और ग दोनों सही है, माफ कीजिएगा, ख और ग दोनों सही है, ऐसा भी कहा गया। और इसका जो राइट आंसर है 29वें का, वो इसमें से हो जाएगा, ध्यान से पहले देखें इसे, घ वाला हो जाएगा। ख और ग दोनों सही है। सांसों को समाप्त कर देना अर्थात मार डालना, सांसों को भंग कर देना वही बात है, मतलब वहीं से उसे खंडित कर देना अर्थात मार डालना। तो सांसोच्छेदन का यही मतलब है, सांस को पकड़कर उसमें सुई लेकर छेद थोड़े ही बनाएंगे। तो क वाला नहीं हो सकता, घ होगा इसका।
इसके बाद 30वें और अंतिम वाक्यांश वाले प्रश्न को देखें। वात्या चक्र, वात्या चक्र, वात्य मतलब क्या होता है? वायु, वात मतलब वायु और चक्र मतलब घुमावदार जो साइकिल बनता है उसकी बात हो रही है। तो अब आपको ये बताना है कि वात्या चक्र के लिए एक वाक्य कौन सा होगा, इसका अर्थ आपको एक वाक्य के रूप में तलाशना है। तो ये वायु के चक्र को कहा जाता है, वायु के विक्षोभ को कहा जाता है, या वायु का जो चक्राकार घुमाव होता है जिसे कि आप साइक्लोन या बवंडर कहते हैं उसको कहा जाता है, या सभी के लिए सही रहेगा। तो 30वें का इसमें सबसे उचित होगा ग वाला। वात्या चक्र वायु का चक्र नहीं होता है, मतलब सामान्य चक्र नहीं होता है। वात्या चक्र का मतलब यह है कि चक्राकार वायु का घुमाव हो रहा है कुछ ऐसे, तो ये साइक्लोन या बवंडर का रूप ले लेता है, काफी भयंकर हो जाता है। तो इसका ग वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ से 31वें से विशेषण और विशेष्य वाला जो काम है वो शुरू होता है। तो पूछा ये जा रहा है कि आग एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, आग या अग्नि जो है वो संज्ञा है, मतलब विशेष्य है। तो इससे बनने वाला विशेषण क्या होगा? आग्नेय होगा, अग्निवेश होगा, अग्निशामक होगा, या इसमें से क और ग दोनों होगा? बताइए कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण है, ये आपको पहचान होनी चाहिए। और 31वें का जो राइट आंसर है वो क हो जाएगा, आग्नेय। ठीक है, आग्नेय शब्द जो है वो आग से बनने वाला विशेषण है। बाकी आप देखें अग्निवेश, ये खुद संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है और संज्ञा है। और अग्निशामक यानी आग बुझाने वाला, तो ये भी संज्ञा शब्द है, ये विशेषण नहीं हो सकते। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है 31 का वो हो जाएगा इसमें से क वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से गलत की पहचान कीजिए। तो अनुष्ठित का आनुष्ठानिक लिखा हुआ है, यहाँ देखें विशेषण विशेष युग्म है, अनुष्ठित लिखा हुआ है और इसका अनुष्ठानित लिखा हुआ है। इसके बाद आंतरिक का अंतर लिखा है, अनुवाद्य का अनुवाद लिखा है, आधारित का आधार लिखा है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है? तो जो 32वां है इसका क वाला हो जाएगा। अनुष्ठित और अनुष्ठानिक ये दोनों जो है ये गलत लिखा है। अनुष्ठान से अनुष्ठानिक बनता है ना, यहाँ पे अनुष्ठित कोई शब्द नहीं है, वो या तो विशेषण खुद हो जाएगा, विशेष्य बनेगा ही नहीं। और बाकी जितने हैं वो सभी सही। असल में यहाँ पर किया क्या है, विशेष्य इधर किया है, विशेष्य जो है वो इस साइड में यानी दाहिनी तरफ आपको दिखाई देंगे, विशेषण बाईं तरफ होना चाहिए था। ये पहला वाला इसमें गलत है, दोनों ही विशेषण शब्द है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें विशेष्य विशेषण युग्मों का पूरा एक जोड़ा दिया हुआ है, गलत की पहचान आपको करनी है। तो देखिए ओष्ठ जो है ये विशेष्य है, इससे बनने वाला विशेषण है ओष्ठ्य। ठीक, आदि से बनने वाले दो विशेषण है आद्य और आदि। इसके बाद अनुवाद से अनुवादित, माफ कीजिएगा, अनुदित, अनुवादित और अनुवाद्य, और कोई नहीं। इसमें से गलत की पहचान आपको करनी है। देख लीजिए, ये आदि से यहाँ पर आदिम होना चाहिए था, यहाँ म रहना चाहिए था। अब बताइए तो 33वें का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? घ वाला हो जाएगा। कोई भी गलत नहीं है, सभी तो सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सभी जो है यहाँ विशेषण ही तो है। आदिम युग यानी प्राचीन युग, तो आदि से बनने वाला विशेषण है। आद्य जो है वो खुद ही होगा, आद्य मतलब प्राचीन होता है, और सभी सही। इसके बाद 34वें को देखिए, जिस प्रकार से चित्र एक विशेष्य शब्द है और उससे दो विशेषण बन जाते हैं, मतलब एक विशेष्य से कई सारे विशेषण बन सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो चित्रित और चितेरा दोनों बन जाएगा। ठीक है, चित्रित और चितेरा क्या है? ये विशेषण है और ये चित्र से बने हुए हैं। वैसे ही मुख शब्द जो है वो विशेष्य है यानी संज्ञा है। अब इससे बनने वाले दो विशेषणों का आपको चयन करना है। तो मुख्य और मौखिक हो जाएगा, मुखर और मौखिक हो जाएगा, या क और ख दोनों होंगे, या केवल ख वाला होगा? बताइए। तो 34वां जो है ना इसका ग वाला हो जाएगा। क और ख दोनों सही है, मुख्य और मौखिक, मुखर और मौखिक। मौखिक शब्द जो है ये आपका मुख से बनने वाला है, और वैसे ही जो मुख्य है वो भी मुख से बनेगा, मुखर जो है वो भी मुख से बनेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसका ग वाला हमने चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वंद्य और वंदनीय। यहां आप देख रहे हैं लक्ष्य और लाक्षणिक, वायवीय और वायव्य, ये सब क्या है? ये विशेषण शब्द युग्म है। मतलब इसमें वंद्य और वंदनीय दोनों विशेषण है। ये मत समझिएगा कि एक विशेष्य है दूसरा विशेषण है, दोनों विशेषण है। लक्ष्य और लाक्षणिक, ठीक है, ये भी आपस में विशेषण है। अब यहाँ पे वायवीय और वायव्य ये भी आपस में विशेषण है। अब इसमें आपको ये देखना है, यहाँ पे लक्षित और लाक्षणिक होना चाहिए था, लक्ष्य तो विशेष्य हो जाएगा ना, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। चलिए, तो वायवीय और वायव्य ये सभी क्या है? ये विशेषण शब्द युग्म है। अब इसमें से आपको संख्या के लिए इसी प्रकार के दो विशेषण युग्मों की तलाश करनी है। मतलब मोटे तौर पे पूछ ये रहा है कि संख्या शब्द एक विशेष्य है, ठीक है। अब इसके लिए आपको दो ठे विशेषण खोजना है, सही सही। कौन सा होगा? सांख्यिक और संख्येय होगा, संख्यात्मक और सांख्य होगा, संख्य और संख्येय होगा, या सभी होंगे? बताइए। तो 35 का हो जाएगा क वाला। सांख्यिक और संख्येय ये दो शब्द जो हैं ये हैं, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं ना जो गढ़े जाते हैं, वो होते नहीं है असल में। तो संख्यात्मक कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। और संख्यात्मक के साथ ये सांख्य लिख दिया है, ये वाला है। 35 को आप देख रहे हैं, इसका जो क वाला है वो सबसे सर्वोत्तम है,
कुछ गढ़े गए शब्द हैं तो उनको हम नहीं लेकर चलेंगे। इसके बाद 36 की ओर चलते हैं। 36 को देखें, आगामी नवीन टिकाऊ बंगाली, ये देखिए यहाँ क्वामा रहना चाहिए था, आगामी नवीन टिकाऊ बंगाली, यह सभी जो है विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार के विशेषण को प्रकट करते हैं? तो आप जानते हैं कि विशेषण की जितनी भी वैरायटी है उसमें गुणवाचक विशेषण की जो फैमिली है वो सबसे बड़ी है, ये बार बार बताया गया है। तो इसका मतलब है कि जहां कुछ ना बैठे वहां गुणवाचक विशेषण अपने आप सेट हो जाता है। तो ये गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, यौगिक विशेषण है या विधेय विशेषण है। अब इसमें से आपको पहचानना बहुत आसान है और करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? जो गुणवाचक विशेषण है वही होगा। ये सभी क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद 37 को देखिए, अक्किनी। अक्किनी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तलाशना है आपको। तो आक्तिनी होता है, अग्नि होता है, आंकिनी होता है या कोई नहीं होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो राइट आंसर है, और यहां थोड़ा सा माफी चाहूंगी, ये असल में क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसके बाद कायदे से ऊपर जाना चाहिए था। तो 36 के बाद पहले 37 को देख लेते हैं। जब तक 40 पूरा नहीं होता तो 42 कहां से आ जाएगा? तो यहाँ थोड़ी सी गलती हुई। यहाँ देखिए 37 को, 37 में पंक्तियां दी हुई है, ये पद्य पंक्तियां हैं और इसमें से आपको बताना यह है कि कितने विशेषण हैं। ये काम आप पीछे भी कर चुके हैं। तो भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, तो फिर हमें बतावे कौन हंत। तो हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। तो उससे कुछ पंक्तियां ली हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि विशेषण कितने हैं। तो गिन लीजिए विशेषण कितने हैं। काम आसान है, इसमें शब्द जो है वो सरल है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण, भूषण क्या है? वो नाम है, तो वो विशेष्य हो जाएगा और हमें चाहिए विशेषण, तो ये तो होने से रहा। अथवा शब्द जो है वो क्या है? तो ये अव्यय है, ना तो ये विशेषण है ना विशेष्य है, अव्यय है, ये भी बाहर हो गया। कवि चंद नहीं, कवि जो है वो विशेष्य है, ठीक है, और चंद जो है वो भी नाम है तो वो भी विशेष्य हो जाएगा। नहीं शब्द जो है वो यहाँ पे अलग चीज है। और उसके बाद बिजली भर दे, बिजली जो है वो विशेष्य है, संज्ञा है तो विशेष्य हो जाएगी। वह जो है वो भी, यहां देखें, बिजली भर दे, अब भर दे क्या है? वो क्रिया है, तो क्रिया को भी जाने देंगे। इसके बाद वह छंद नहीं, वह जो है वो सर्वनाम है, ठीक है, तो सर्वनाम भी विशेष्य होगा। छंद जो है वो भी विशेष्य होगा, संज्ञा शब्द है। इसके बाद है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, है जो है यहाँ अव्यय है, ठीक है, और कलम बधी, कलम शब्द जो है ये विशेष्य होगा, मतलब संज्ञा है तो विशेष्य होगा। बधी जो है वो क्रिया होगी। स्वच्छंद, स्वच्छंद क्या है बताइए? ये विशेष्य है या विशेषण? तो ये विशेषण, आजाद, स्वतंत्र इसको कहा जाता है। इसके बाद तो हमें बतावे कौन हंत, तो शब्द जो है वो क्या है? तो शब्द भी यहाँ पे अव्यय है। हमें बतावे कौन हंत, हमें जो है वो सर्वनाम है तो ये विशेष्य हो जाएगा। बतावे यानी क्रिया करे, बताए किसी चीज को, तो ये क्रिया हो गया। कौन हंत, कौन शब्द क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और सर्वनाम है तो निश्चित रूप से विशेष्य होगा। और अंत में लिखा हुआ है हंत, तो हंत जो है वो अव्यय है, ये ना तो विशेषण है ना विशेष्य है। एकमात्र इसमें हमें एक ही विशेषण प्राप्त हुआ, स्वच्छंद। अगर आप चाहें तो इसमें नहीं शब्द जो है उसको एक क्रिया विशेषण के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन वो नाम मात्र का विशेषण है। जो विशेषण के मूल प्रकार है उन्हीं को गिनना चाहिए, ठीक है। तो स्वच्छंद इसमें एकमात्र गुणवाचक विशेषण है, और इसमें से कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं है जो कि सही हो, तो इसमें से कोई नहीं, और इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 38 को देखते हैं। मूल सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाला जो विशेषण होता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे सर्वनाम है तो वो विशेष्य है निश्चित रूप से, अब उसमें आपने क्या किया? प्रत्यय लगा दिया। सुंदर से सुंदरता, ऐसे, मतलब यहाँ सर्वनाम को लेकर करेंगे। तो आप बताइए कि इस प्रकार से जो विशेषण बनेगा उसको क्या कहेंगे? मौलिक सार्वनामिक कहेंगे, यौगिक सार्वनामिक कहेंगे, विधेय कहेंगे, या गणनावाचक या गणनात्मक विशेषण कहेंगे? तो आप देख रहे हैं ना, इसमें जो मूल सर्वनाम शब्द है उसके साथ प्रत्यय का योग हो रहा है, मतलब दोनों को मिलाया जा रहा है, तब नया विशेषण तैयार हो रहा है, तो ये यौगिक हो जाएगा। योग से तैयार होने वाला जो सार्वनामिक विशेषण है वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। थोड़ा सा वाक्य को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से गलत विशेष विशेषण युग्मों का आपको चयन करना है। तो भूत से भौतिक, रंग से रंगीला, चिर से चिरंतन, और लास्ट वाला है कि कोई नहीं, तो बताइए। और 39 ये जो है इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? घ वाला हो जाएगा। गलत तो कुछ भी नहीं है, सभी सही है। भूत से भौतिक बना है, रंग से रंगीला बना है, चिर से चिरंतन बना है, कोई समस्या ही नहीं है। इधर विशेष्य है आपका, इधर विशेषण है, तो घ वाले को चुन लीजिए। इसके बाद 40वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? अभी आपने देखा ना कि नहीं शब्द जो है वो क्रिया विशेषण, तो वैसे ही इसमें क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं? औधा, कपटपूर्ण, एहतियातन और सभी। तो 40वें का जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्रिया विशेषण ही है। क्रिया विशेषणों की भी अच्छी खासी जमात है, तो उसमें औधा भी आता है, इसके अलावा कपटपूर्ण भी आता है, एहतियातन भी आता है, इस प्रकार की चीजें। मतलब ये क्रिया ही तो है, काम कर रहे हैं लेकिन विशेषता बता रहा है किसी चीज की, तो इसको हम चलेंगे लेकर।
इसके बाद 41वें से अब स्टार्ट होता है तद्भव तत्सम, उसी का 42वां हमने पहले देख लिया था। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दिशावर, दिशावर क्या है? ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? दिशारवर होगा, दिशांतर होगा, दिशोवर होगा, या सभी गलत है ये कह देंगे? बताइए जरा। इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर है इसका, पहले ध्यान से देख लीजिए, दिशांतर होगा। ठीक है, दिशांतर जो शब्द है वो तत्सम है और उसी का यहाँ जो तद्भव होता है हम लोग कह देते हैं दिशावर। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, कहीं कहीं दिशावार भी बोल देते हैं। 42वें को देखें, अब यहाँ पे यही वाला प्रश्न पहले आ गया था गलती से। अक्किनी, अक्किनी एक तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम खोजना है। तो तत्सम इसका क्या हो सकता है बताइए? आक्तिनी होगा, अग्नि होगा, आंकिनी होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? तो ये अग्नि का ही तद्भव है। अग्नि को इस रूप में भी अगिन भी कहा जाता है, अगन भी कहा जाता है, अक्किनी भी कहा जाता है। ये क्षेत्रीय संबोधन है, लेकिन ये सब है क्या? ये तद्भव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अग्नि हो जाएगा। इसके बाद अब 43वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ है मार्कझी, ये शब्द आप देख रहे हैं, ये तत्सम शब्द है, देखकर मालूम हो रहा है। इसके लिए आपको माफ कीजिएगा, ये जो मार्कझी शब्द है ये आपका तद्भव है, इसके लिए आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। मतलब ये दिया है तद्भव, इसका तत्सम इसमें से आपको खोजना है। देख लीजिए, तो ये मार्कशी का यहाँ पे तद्भव दे रखा है, या मरकरी इसका होगा, या मार्गशीष होगा, या मार्गशी होगा? बताइए। मार्कझी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको तलाशना है। और 43 का जो राइट आंसर है वो ग हो जाएगा। मार्गशीर्ष, मार्कझी किसको कहा जाता है? ये मार्गशीर्ष को कहा जाता है, यानी अगहन का जो महीना होता है, अग्रहायण, दिसंबर और जनवरी का जो कड़ाके की ठंडी वाला मौसम होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हरखाना एक तद्भव शब्द है, इसका जो उचित तत्सम है वो कौन सा होगा? तो हर्षाना होगा। इसमें कौन सा तरीका हर्षाना का सही लिखा हुआ है वो आपको तलाशना है। 44वां, और 44वें का ग हो जाएगा। हर्षाना जैसे लिखा है वैसे ही लिखा जाएगा ना, इस प्रकार से। इसके बाद 45वें प्रश्न को देखिए, शंका, शंका क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम तलाशना है। तो तत्सम कैसे लिखा जाएगा? शंका ऐसे लिखा जाएगा, या संशय लिखा जाएगा, या संदेह लिखा जाएगा, या क और ख दोनों हो जाएगा? बताइए। तो 45 और इसका जो राइट आंसर है वो क होगा। शंका ऐसे लिखा जाता है, शंका ऐसे लिखा जाता है, मतलब इसमें ये अंग्या रहता है और इसके बाद यहाँ आ की मात्रा रहती है, क नीचे रहता है, ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। संशय मतलब संदेह और संशय जो है वो आपस में हो जाएंगे तद्भव तत्सम, लेकिन शंका का जो सही रूप होगा वो क वाला होगा। इसके बाद 46 को देखिए, स्कंद भार। ठीक, अब इसके लिए आपको तद्भव शब्द तलाशना है, ये तो तत्सम है। तद्भव इसका क्या होगा? कुंभकार होगा, कुम्हार होगा, कहार होगा, या सभी होंगे? बताइए। तो कुंभकार किसको कहा जाता है? कुंभकार या कुम्हार? कुंभकार जो है वो शुद्ध है, तत्सम है, कुम्हार उसी का तद्भव है। ठीक, तो ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है। और जो कंधे पर वजन उठाकर मतलब डोली लेकर ढोने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है कहार। डोली लेकर कहार चले, पहले के समय में ये पानी भरने का या दुल्हनों को लाने ले जाने का काम करते थे, डोलियां होती थी, तो उनके कंधे पर भार होता था और कंधे को ही कहा जाता है स्कंध, और उनके कंधे पे भार है तो स्कंद भार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग हो जाएगा, कहार। इसके बाद आगे चलते हैं। कुम्हार मत चुन लीजिएगा, मिलते जुलते यहाँ पे संबोधन है ना। इसके बाद 47 को देखें। इसमें कहा गया कि जो निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म है उसमें से गलत का चयन कीजिए। तो आसरा का आश्चर्य होता है, फोड़ा का स्फोट होता है, बाघ का व्याध होता है, और क और ख दोनों सत्य हैं। बताइए, मतलब गलत चुनना है, जिसको आप चुनेंगे वो गलत हो जाएगा। तो 47 का जो राइट आंसर है वो ग हो जाएगा। बाघ का व्याध जो लिखा है वो इसमें गलत लिखा है। बाघ का व्याध कैसे हो जाएगा? व्याध जो है वो बहेलिया या जो शिकारी होता है उसको कहा जाता है। ठीक, बाघ का व्याघ्र होता है, व्याघ्र शब्द होता है, ऐसे लिखा जाता है। ये इसका सही तरीका है। ये व्याध जो है ना ये बहेलिया को कहा जाता है, बाकी जितने हैं वो सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो कि यहाँ ऊपर दे रखा है, बहुरना। बहुरना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा जरा बताइए। तो व्याघुट होगा, ब्रहुरन होगा, वर्चना होगा, या कोई नहीं होगा, जरा बताइए। तो 48 इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से क वाला हो जाएगा। व्याघुट, बहुरना, कहते हैं ना उनके दिन बहुर गए, तो उसको व्याघुट कहा जाता है असल में तत्सम रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कन्नौजिया। कन्नौजिया जो शब्द है इसका तत्सम रूप आपको तलाशना है। तो कन्नौजिया होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, या फिर कान्यकुब्ज होगा, या कन्नौजी होगा, या सभी होगा। तो 49 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ख वाला हो जाएगा, कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज किसको कहा जाता है? कन्नौज क्षेत्र को कहा जाता है, तो वहां का रहने वाला कान्यकुब्जी होना चाहिए था असल में। 50वें नंबर के प्रश्न को देखें। झनकार, झनकार, झंकार ऐसे लिखा गया है। तो ये लिखने का तरीका है। वर्तनी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं तद्भव तत्सम।
तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? झनकार होगा, ऐसे लिखा जाएगा। झनकार होगा, यहाँ पे इयां लगाएंगे, या झंकार लिखेंगे या झड़तकार लिखेंगे, बताइए। तो जो झंझनाहट की आवाज होती है उसको झंकार कहा जाता है, जैसे पायल की झनकार। बताइए इसमें से तरीका कौन सा होगा? तो 50वां जो है ना, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। झड़तकार होता है असल में, ये शुद्ध है, मतलब तत्सम है, और ये रहे तद्भव। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहां से पर्यायवाची स्टार्ट होता है। तो पहला दिया है शतावरी। अब ये जो शतावरी शब्द है इसके लिए पर्यायवाची आपको खोजना है। तो ये इंद्राणी का पर्यायवाची है, कचूर का पर्यायवाची है, शतमूली का पर्यायवाची है, या सभी का है शतावरी। तो 51 का हो जाएगा इसमें से घ वाला। ये सभी के लिए पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इंद्र की पत्नी यानी शची, उनको भी शतावरी कहा जाता था। कचूर एक पौधे का नाम होता है, और वैसे ही शतमूली भी एक वनस्पति होती है। असल में दोनों एक ही पौधा होता है, और उसको भी बोलते हैं शतावरी। आयुर्वेदिक औषधि है, तो इसका घ वाला हो जाएगा। इसके बाद 52वें को देखें, स्वैरा। यहाँ जो शब्द दिया है इसको ध्यान से देखिए, स्वैराचार। स्वैराचार ये शब्द है ना, अब इसके लिए पर्याय आपको ढूंढना है। तो अतिचार, कुशासन, एकतंत्र, सभी, बताइए। तो स्वैराचार यानी अपनी जो स्व है, अर्थात अपनी जो मर्जी है उसके हिसाब से आचार, यानी मनमाना शासन कहा जा सकता है। तो ये तभी हो सकता है जब एक तंत्र हो, यानी एक ही व्यक्ति का शासन हो, मोनार्की हो। या अतिचार भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मनमानी है वो चलती है। कुशासन भी बोल सकते हैं क्योंकि शासन में कोई लगाम नहीं होती है, तो शासन निरंकुश हो जाता है। तो 52वें का राइट आंसर क्या होगा? घ हो जाएगा। ये सभी सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को देखें। उत्साहित शब्द के लिए उचित पर्याय आपको तलाशना है। तो उत्सुक होगा, सुमुत्सुक होगा, उछाह होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा, बताइए। तो 53 का ख हो जाएगा, सुमुत्सुक। उत्साहित का सुमुत्सुक जो उच्चारण है, मतलब शब्द है, वो उचित पर्याय होगा। उत्सुक जो है वो दूसरी चीज होगी। उत्सुक मतलब जानने के लिए जिज्ञासु, जानने की इच्छा उसके अंदर है, वो उत्साह का पर्याय नहीं हो सकता। और उछाह जो है ये उल्लास का पर्यायवाची होता है, लेकिन उत्साहित का नहीं होता है। उछाह जो है ना, ये शब्द तो मिलता जुलता है, लेकिन ये उत्साह का पर्यायवाची होगा, न कि उत्साहित का। यहाँ शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति की बात हो रही है, भाव की बात नहीं हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ख हो जाएगा, सुमुत्सुक। इसके बाद नेक्स्ट इमरोज। इमरोज जो है इसके लिए आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो ये आज का समानार्थी यानी पर्यायवाची है, कल का पर्यायवाची है, वर्तमान का पर्यायवाची है, या गुजरे हुए जमाने का पर्यायवाची। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा क वाला, आज का पर्यायवाची। आज का जो दिन होता है, जैसे आज का दिन, तो उसको इमरोज कहा जाता है। ठीक है, इमरोज जो शब्द है वो इसीलिए इस्तेमाल होता है। अन्नदान करके यश प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रायः अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन इसका जो सही पर्याय है उसको क्या संबोधन क्या देंगे? अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला, लेकिन अन्नदान करके यश अर्जित करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहेंगे? अन्नदेय कहेंगे, अन्नदात्री कहेंगे, धान्य द्रव कहेंगे, या वाजश्रवा कहेंगे। तो 55 का जो घ वाला है वो सही है, वाजश्रवा कहा जाता है। ठीक, वाजश्रवा जो संबोधन है वो अन्नदान करके यश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, जो यश प्राप्त करने के उद्देश्य से ही दान दे रहा है। इसके बाद 56, घुघराले बालों का उचित पर्याय शब्द क्या होगा? घुघराले बालों वाला या घुघराले बालों का। अब इसके लिए उचित पर्याय जो शब्द है वो अब तलाशना है आपको। तो टेढ़ा, असल में घुघराले का आपको तलाशना है, बाल का नहीं ढूंढना है। तो टेढ़ा, टोडा या वक्र, कुंचित या सभी, बताइए। तो 56 घुघराले का आप पर्यायवाची ढूंढ रहे हैं, कुंचित होगा। असल में यहाँ बालों को इसलिए जोड़ दिया गया ना, क्योंकि आप हर चीज को घुघराला नहीं कर सकते। असल ये जो शब्द है घुघराला, ये बालों के लिए ही आमतौर पे इस्तेमाल होता है और किसी चीज के लिए होता नहीं है। तो उसके लिए जो संबोधन है वो कुंचित होगा, टेढ़ा नहीं हो सकता। घुघराले को आप टेढ़ा नहीं कह सकते, ये छल्लेदार है लेकिन टेढ़ा नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ लिखा हुआ है बकर कसाब। ठीक, बकर कसाब या कसाई, बात एक ही है। बकरी की बलि चढ़ाने वाला या बकर कसाब, कसाई, वही संबोधन है। तो इसका एक उचित पर्यायवाची आपको तलाशना है, बधिक, चिक, या दोनों, या फिर कोई नहीं। दोनों होगा, बधिक भी कहा जाता है उसी को, कसाई को, और जो चिक होता है वो भी इसी को कहा जाता है। कहते हैं बकर चिक है, यानी बकरी को मारने वाला, उसकी बलि चढ़ाने वाला है। तो ये दोनों सही है। इसके बाद 58 को देखें, यहाँ लिखा हुआ है अमृत द्युति। अमृत द्युति, और द्युति ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे द और य को संयोजित नहीं किया गया है। खैर, तो अमृत द्युति है, अर्ह है और अब्धिज है। ये 3 शब्द हैं जिनका कि एक ही अर्थ है। अब इसका आपको पर्यायवाची ढूंढना है। तो ये अमीकर का पर्यायवाची है, इंदु का पर्यायवाची है, इंदव का पर्यायवाची है, या सभी का पर्यायवाची है, बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है 58 का, बताइए पहले। घ वाला हो जाएगा, कमल को कहा जाता है असल में,
और ईश्वर का भी होता है, मतलब बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कमल एक पर्यायवाची इसके तौर पे देखा जा सकता है। तो इसमें अमीकर, इंदु, इंदव, अमृत, द्युति, अर्ह, अभिज, ये सभी जो है ये यहाँ एक समान अर्थ रखते हैं, आपस में पर्यायवाची। इसके बाद 59 को देखते हैं, 2 प्रश्न और शेष हैं। मिहिर, मिहिर, ठीक है। अब ये शब्द जो है ये सूर्य का पर्यायवाची, इसके अन्य पर्याय आपको ढूंढने हैं। तो अरणी, आफ्ताब, अग, सभी होंगे सूर्य के, ये सभी पर्यायवाची हैं। आफ्ताब भी उन्हीं को कहा जाता है, अरणी भी कहा जाता है, अग भी कहा जाता है, मिहिर भी कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, और भी ढेर सारे पर्यायवाची हैं। अभिशंका, ठीक है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तरीका दोनों ठीक है। पहले ये चलता था, आजकल ये चल रहा है। तो इसका पर्याय आपको ढूंढना है। अयोग होगा, उज्र होगा, अरिष्ट होगा या सभी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? आपदा, आफत या बुरा समय या बुरी स्थिति, ये बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं। तो पर्याय आपको ढूंढ कर इसमें से रखना है। इसका घ हो जाएगा सभी। अयोग भी हो सकता है, उज्र भी हो सकता है, अरिष्ट भी हो सकता है। अरिष्ट का मतलब बाधा, विघ्न, समस्याएं, दुख, विषाद, ये सारे अर्थ इससे समानता रखते हैं। तो इसका घ हो गया और यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। तब तक के लिए नमस्कार।